fall on the plant? Yes or no? But a short wavelength also fall on the plant along with long wavelength. मतलब लॉन्ग तो आ ही रही है, साथ में क्या आ गई, तो रेट फिर से क्या हो जाएगी, लॉन्ग वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज्यादा होते ही रेट डाउन, तो रेट ड्रॉप, सही है। लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ के साथ एक शॉर्ट वेवलेंथ देने पर रेट फिर से, यस और नो? इसे कहेंगे इमर्सन एनहेंसिंग इफेक्ट। क्या बोलेंगे? उन्होंने ये बताया कि प्लांट में दो तरह के पिगमेंट। चलिए, लास्ट लेक्चर में कहां तक हो गया था हमारा? फोटो रेस्पिरेशन की सीक्वेंस हो गई थी तीनों सेल ऑर्गेनल की, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पैरोक्सिसोम, है ना? ठीक है। आज आपको बता रहा हूं मैं कि भाई C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन हाई लाइट इंटेंसिटी पे हो जाता है, लेकिन C4 प्लांट्स में हाई लाइट इंटेंसिटीज पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। ऐसा क्यों है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं हम। आप देखो, जैसे अपने ना एक C3 प्लांट की बात करें, तो मान लीजिए कि ये C3 प्लांट है, इस C3 प्लांट की ये मीजोफिल सेल है। इस मीजोफिल सेल में प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। जैसे ये जो मैंने सेल ऑर्गेनल बनाया, ये क्या है? इस क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है ग्रेना थाइलेकोइड और साथ ही साथ प्रेजेंट है स्ट्रोमा थाइलेकोइड। ठीक है, ग्रेना और स्ट्रोमा थाइलेकोइड होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ PS1 और PS2 दोनों प्रेजेंट है, तो PS1 भी प्रेजेंट है और PS2 भी प्रेजेंट है। ऐसा होगा तो क्या होगा कि वाटर टूटेगा और वाटर टूटकर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी लाइट रिएक्शन में PS2 के साथ। लेकिन अगर चाहते हैं कि वाटर टूटकर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो PS2 के साथ, तो जरूरी हो जाता है कि बच्चे जो पिगमेंट सिस्टम है, वो पिगमेंट सिस्टम एक्साइट हो लाइट के साथ, कि लाइट गिरेगी, एक्साइटेशन होगा, वाटर टूटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए वाटर आएगा। सिंपल बात है। तो आप बताइए कि भाई इधर से लाइट गिरना, इस पे क्या हो गया, स्टार्ट, और जैसे लाइट गिरने लगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल में से निकलने लगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए वाटर टूटने लगा और ऑक्सीजन रिलीज होने लगी। ऐसा ही होगा। ठीक है, अब ध्यान देने लायक बात यह है कि इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक एंजाइम भी काम कर रहा है जिसका नाम है रुबिस्को। और रुबिस्को से चलेगा क्या और केल्विन साइकिल से बनेगा क्या, यही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि केल्विन साइकिल से क्या बने, ग्लूकोज, तो उसके लिए CO2 का रुबिस्को में जुड़ना जरूरी हो जाता है। आप एक एग्जांपल लेके चल लीजिए कि हमारे पास CO2 की अमाउंट जो है ना, वो 3 एरो है, जैसे मैंने एरो बनाए ना 3, तो CO2 कितनी है, ठीक सही है। लेकिन O2 कितनी है, वो बोलो डिपेंड करता है कि लाइट कितनी गिर रही है, क्योंकि जितनी ज्यादा लाइट गिरेगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, उतना ज्यादा वाटर टूटेगा। सही है बात या नहीं? इसका मतलब हो गया कि अगर यहां पर लाइट कितनी आ रही है, 1, तो ऑक्सीजन भी कितनी बनेगी, बताइए कि जितनी लाइट गिरेगी उतने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे उतना ही वाटर बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल टूटेंगे और ऑक्सीजन रिलीज होगी। सही है बात या नहीं? तो बात आती है कि भाई यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, बोलो जितनी लाइट गिर रही है। अब लाइट इंटेंसिटी बढ़ाइए। अभी आप इनिशियली देखिए कि मैंने एक एरो इधर बनाया, एक एरो इधर बनाया, लेकिन CO2 कितने हैं, तो कौन जुड़ेगा, CO2 या O2? क्योंकि CO2 की अमाउंट क्या है। अब अगर बच्चे लाइट को मैं इंक्रीज करके यहाँ कितने कर दूं, तो वाटर टूट के ऑक्सीजन भी रिलीज होना कितना शुरू हो जाएगी। अब बताओ कौन जुड़ेगा, क्योंकि अभी भी CO2 का लेवल हाई है। फिर आप क्या करिए बच्चे, इसमें लाइट कितनी कर दीजिए, O2 कितनी हो गई, CO2 कितनी, कौन जुड़ेगा, क्योंकि दोनों के अमाउंट इक्वल होने पर भी प्रायोरिटी किसको देते हैं हम, CO2 को। लेकिन ये लास्ट लिमिट है, इसके बाद अगर लाइट इंटेंसिटी क्या हो जाती है, तो ऑक्सीजन का लेवल हाई और ऑक्सीजन जुड़ना शुरू, CO2 जुड़ना बंद, और यहां से शुरू हो जाएगा बच्चे क्या, फोटो रेस्पिरेशन, और फोटो रेस्पिरेशन से चलेगा केल्विन साइकिल, और इस वजह से यहां हो जाएगा प्रोडक्शन लॉस। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो बताइए C3 प्लांट्स में हाई लाइट इंटेंसिटीज पर
फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है क्योंकि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड फंक्शनिंग ऑफ द रुबिस्को इन सेम क्लोरोप्लास्ट। मतलब जहां रुबिस्को काम कर रहा है वहीं ऑक्सीजन निकल रही है, जहां ऑक्सीजन निकल रही है वहीं रुबिस्को काम कर रहा है। तो जब भी ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी तो रुबिस्को अपने साथ जोड़ लेगा उसको और फोटो रेस्पिरेशन शुरू कर देगा। ये बात या नहीं? लेकिन अगर वही बात हम करें कौन से प्लांट्स की, तो C4 प्लांट्स में आपको ध्यान देना है कि भाई यहां 2 सेल्स में काम चलता है। कितने सेल्स में? 2 सेल्स में। एक सेल का नाम है मीजोफिल और दूसरे का नाम है, और बंडल शीथ सेल्स की जो सेल वॉल है वो थिक भी है। सही है? तो ये हम बताएंगे कौन सी सेल, और ये हम बताएंगे, सही है। अब जब मीजोफिल और बंडल शीथ सेल की बात आती है तो आपको यह समझना है कि क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही होते हैं। इनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं मीजोफिल के, वो तो होते हैं ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। कैसे? तो बताइए, ग्रेनल। और ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट का मतलब है इसमें ग्रेना थाइलेकोइड और स्ट्रोमा थाइलेकोइड दोनों प्रेजेंट हैं। मतलब PS1 भी है और PS2 भी है, दोनों प्रेजेंट हैं। लेकिन इस क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को काम नहीं करता। वहीं अगर हम बात करें किसकी, बंडल शीथ सेल्स की, तो इनके होते हैं ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। याद किया हमने कल? यस और नो? ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट का मतलब है इनमें सिर्फ स्ट्रोमा थाइलेकोइड है और ओनली PS1। सही है बात या नहीं? और इनके क्लोरोप्लास्ट में आप बताइए कि रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है, केल्विन साइकिल चलाएगा और केल्विन साइकिल से ग्लूकोज बनाएगा। लेकिन इनकी सेल वॉल भी थिक होती है, ये भी हमने याद किया। अब आप बताइए कि दोनों ही क्लोरोप्लास्ट पर क्या गिरेगी साइमल्टेनियसली? यस और नो? लाइट गिरेगी तो जो मीजोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट है ना, मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में कंटिन्यू वाटर का ब्रेकडाउन होकर क्या निकलेगी? अब आप यहां पर लाइट इंटेंसिटी जितनी मर्जी इंक्रीज करते जाओ, सही है, ऑक्सीजन का लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन ये ऑक्सीजन रुबिस्को को तंग नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कि जहां ऑक्सीजन निकलती है वहां रुबिस्को काम नहीं करता, और जहां रुबिस्को काम करता है वहां ऑक्सीजन नहीं निकलती। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो बताइए, ऑक्सीजन रिलीजिंग साइट और रुबिस्को फंक्शनिंग साइट आर द डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट ऑफ द डिफरेंट सेल्स, और दोनों के बीच में कोई भी गैसेस कनेक्शन भी नहीं है। दोनों के बीच में कोई गैसेस कनेक्शन भी नहीं है। तो PS1 और 2 जहां दोनों प्रेजेंट होंगे वहीं वाटर टूट के ऑक्सीजन निकलेगी। इधर सिर्फ PS1 है तो ऑक्सीजन निकल ही नहीं रही। सही है बात या नहीं? तो आप बताइए, जहां रुबिस्को काम करता है वहां ऑक्सीजन नहीं निकलती, और जहां ऑक्सीजन निकलती है वहां रुबिस्को काम नहीं करता। क्लियर है बात या नहीं? अब इससे होगा क्या? उससे होगा ये कि एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से हमेशा प्रोटेक्ट रहेगा कौन? रुबिस्को। और केल्विन साइकिल अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ चलेगा। सही है बात या नहीं? लेकिन आप ये भी याद रखिए कि रुबिस्को की अमाउंट इधर ज्यादा है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के नंबर ज्यादा है। कोई बात नहीं, आप इसका भी ख्याल रखेंगे कि भाई इधर ना एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्केज। ये एटमॉस्फेरिक CO2 को अपने साथ जोड़ेगा, यस और नो? और ये एटमॉस्फेरिक CO2 को यहां से क्या करेगा? पंप करवाएगा रुबिस्को के पास। एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन है इस पे कि भाई C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट देन C3। इसमें 2 ऑप्शन तो मैं पहले क्लियर कर चुका हूं आपसे लास्ट लेक्चर में कि भाई हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करते हैं और क्लोरोप्लास्ट नंबर ज्यादा होते हैं, यस और नो? लेकिन 2 बार क्वेश्चन आया, स्टेटमेंट बदल के, उसमें आंसर क्या गया? इफेक्टिव पंपिंग ऑफ CO2 फ्रॉम मीजोफिल टू बंडल शीथ। इफेक्टिव पंपिंग ऑफ CO2 फ्रॉम, इसका मतलब यहां से पेप्केज एंजाइम हमेशा CO2 को इधर भेजता ही रहेगा, और ये पेप्केज है, पेप्को नहीं है। इसका मतलब इसके आसपास अगर ऑक्सीजन का लेवल हाई भी है, आप देखो ना यहां लाइट गिर रही है और ऑक्सीजन का लेवल क्या है, तो पेप्केज में उसका कोई फर्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पेप्केज अपने साथ O2 को जोड़ता ही नहीं, वो सिर्फ किसको जोड़ता है? आप सोच सोच के देखो कि सूखे घास का ढेर है, समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? उसमें छोटी सी एक सुई गिर गई, ढूंढ लोगे?
यूं, है ना, मैग्नेट से। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेट है वो ग्रास को तो अट्रैक्ट ही नहीं करता, वो अट्रैक्ट ही आयरन को करता है। तो जिस जगह पे सुई गिरी है ना, वहां पर आप मैग्नेट घुमाना, सुई आपको मिल जाएगी कि ये रही। तो वही बात है, इतनी सारी ऑक्सीजन, उसमें इतनी सी CO2, पेप्केज फिर भी CO2 को ही जोड़ेगा। नहीं समझ रहे मेरी बात? तो यहां अगर ऑक्सीजन का बल्क भी हो जाए और CO2 की अमाउंट क्या रहे, तो भी पेप्केज के साथ कौन जुड़ेगा? और अगर CO2 जुड़ेगा ना बच्चे, तो इसका मतलब यहां से CO2 पंप भी तो होता रहेगा इधर। तो बोलो इफेक्टिव पंपिंग ऑफ फ्रॉम मीजोफिल टू बंडल शीथ, यस और नो? जिससे कि बंडल शीथ सेल्स में CO2 का लेवल हाई रहेगा। हाई रहेगा तो जो रुबिस्को एंजाइम है, कौन सा? तो रुबिस्को एंजाइम एफिशिएंटली वर्क करेगा। क्लियर है बात यहां तक? कोई प्रॉब्लम? बढ़ूं आगे? यस और नो? तो ध्यान रहे बच्चे कि C4 प्लांट्स में जहां रुबिस्को काम करता है वहां ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, जहां ऑक्सीजन रिलीज होती है वहां, इसलिए हमेशा मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम चलता है C4 प्लांट्स में। ठीक है बात या नहीं? कोई प्रॉब्लम? तो कल अपनी बात हुई कि C3 प्लांट में तो फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है, लेकिन C4 में और C3 प्लांट्स में जो फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है वो भी इस ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए। ये तब तक चलेगा जब तक ऑक्सीजन ज्यादा है, और ऑक्सीजन यूज करते जाइए। बेटा ये मोबाइल निकाल के साइड में रख, टूटेगा ये। तो ऑक्सीजन जो है वो लगातार क्या हो रही है? यूज हो रही है। अब जैसे ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, और फिर से यूज करना शुरू कर देंगे CO2 को। तो फोटो रेस्पिरेशन चलने का कारण यही है, वरना आज तक ये गायब ही कर देते हैं इसको। C3 ने गायब नहीं किया इसको। उसको पता है कि अगर किसी टाइम पे ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, तो कम से कम बच तो जाते हैं हम। अभी आप क्या करिए, एनसीईआरटी खोलिए, पेज नंबर 221। क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया? इस पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, पूरी टेबल है बच्चे, पूरा पेज ही टेबल बना हुआ है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है इस पे। इसमें क्या किया इन्होंने, फर्स्ट कॉलम में तो आपको प्रॉपर्टीज लिख के दी, सेकंड कॉलम में C3, थर्ड कॉलम में C4, सही है, और लास्ट कॉलम में आपको ऑप्शंस दिए जिनमें से आपको आंसर चूज करने हैं। लिखा है ना ऐसा? आप इसमें क्या करिए, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जैसे सेकंड नंबर का क्वेश्चन पढ़ो कि सेल टाइप इन द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन, दोनों में मीजोफिल याद करना है आपको। C3 में तो होती मीजोफिल है, C4 में मैंने कहा था इनिशियल आए तो मीजोफिल, फाइनल आए तो बंडल शीथ, याद करो। वो इसी वजह से लिखवाया था मैंने आप। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 9 काउंट करो, यहां से टॉप से 9 नंबर क्वेश्चन। डज द प्लांट हैव पेप्केज? तो C3 में और C4 में दोनों जगह यस लिखो आप। C3 में भी होता है और C4 में भी होता है। बच्चे होता है पूछा है उसने, ये नहीं पूछा कि फंक्शनिंग करता है नहीं। क्या C3 प्लांट में पेप्केज है। C4 प्लांट में पेप्केज है। फोटोसिंथेसिस में काम करता है, C4 में करता है, C3 में नहीं करता। बोलो C3 में क्या करता है? स्टोमेटा ओपन करता है। स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल्स हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स चाहे C3 प्लांट की और चाहे पेप्केज, तो पक्का होगा पेप्केज ही रिस्पॉन्सिबल है ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा के लिए गार्ड सेल्स में। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो आप बताइए, चाहे C3 प्लांट है चाहे C4, डज द प्लांट हैव पेप्केज? बिल्कुल यस। C3 में भी यस, C4 में भी यस। क्वेश्चन नंबर 11 काउंट करिए आप, 9 तो काउंट ही है आपके। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशंस, C3 में कम और C4 में, तो मैं C3 में क्या लिखूं, लो, मीडियम? मीडियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्यों लिखेंगे? क्योंकि अगर फोटो रेस्पिरेशन भी चले ना, तो प्रोडक्शन लॉस तो 25% ही हुआ ना, 75% प्रोडक्शन तो अभी भी है। अगर बच्चे 75% लो हो जाता और 25% ही होता, तो फिर हम इसको लो बोलते। लेकिन अभी तो हमें याद करना है कि भाई 75% तो चल ही रहा है, इसलिए मीडियम। और एनसीईआरटी ने हमें चूज करने के लिए ऑप्शन भी दिया, लो, मीडियम, हाई। तो C4 में तो बोलो CO2 फिक्सेशन रेट हमेशा हाई रहेगी। समझ रहे हैं बात या नहीं? उसके बाद क्या है, उन्होंने फोटो रेस्पिरेशन की 3 अलग अलग कंडीशंस दी हैं, हाई लाइट कंडीशंस के लिए, लो लाइट कंडीशंस के लिए, उसके बाद लो CO2 और हाई CO2 के लिए। बोलो अगर CO2 हाई है
फिर तो फोटो रेस्पिरेशन होना ही नहीं है। सही है बात या नहीं? और अगर CO2 कंसेंट्रेशन, फिर तो होना ही है। यस और नो? लेकिन कौन से प्लांट्स में? हाँ, C4 में तो चारों क्वेश्चन का आंसर, तीनों क्वेश्चन का आंसर निग्लिजिबल निग्लिजिबल ही आएगा। फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है उनमें। सही है बात या नहीं? अब क्या, जैसे ही बच्चे ने ये क्वेश्चन सॉल्व किए C4 के अंदर, उसने तीनों क्वेश्चन के आंसर 12 13 14 15 क्वेश्चन जो है, इनके आंसर क्या दिए? नेग्लिजिबल। तो बच्चा कहता है सर आपने एब्सेंट नहीं बोला, आपने नेग्लिजिबल बोला, इसका मतलब C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है? बोलो हाँ, पॉसिबिलिटी है। मैं बिल्कुल मतलब जीरो नहीं कर रहे हैं हम, नेग्लिजिबल बता रहे हैं। रीजन क्या है उसका, कि यहां अगर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो ऑक्सीजन इधर डिफ्यूज भी हो सकती है। बताइए, इन प्लांट्स डिफ्यूजन इज ओनली प्रोसेस फॉर द गैसेस एक्सचेंज। इसका मतलब यहां से गैस का डिफ्यूजन तो होता है, लेकिन एप्रोप्रिएट अमाउंट में। लेकिन कभी अगर CO2 का लेवल कम हो और डिफ्यूजन की रेट उससे ज्यादा हो, तो चांसेस तो बनते हैं, चांसेस तो बनते हैं। क्योंकि प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो होता है सिर्फ एक ही तरीके से होता है, और उसका नाम क्या है? डिफ्यूजन। क्या नाम है? अब आप देखो ना, एनसीईआरटी पेज नंबर 176 पे डिफ्यूजन है, 176 पे टॉपिक है एक सिंपल डिफ्यूजन का। उसके पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन में ये लिखा गया है कि डिफ्यूजन इज द ओनली मीन। डिफ्यूजन में, सही है बात या नहीं, कि डिफ्यूजन प्लांट बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज ओनली मीन फॉर द गैसेस एक्सचेंज इन द प्लांट बॉडी। समझ रहे मेरी बात या नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन इधर से इधर जाती तो है, लेकिन एफिशिएंट अमाउंट में। क्यों? क्योंकि थिक सेल वॉल है। लेकिन क्या जा सकती है जरूरत से ज्यादा? जा सकते हैं। कभी ऐसा हो जाए कि इधर से CO2 क्या आ रही हो। हाँ, समझ रहे हैं बात या नहीं? अब आपको यहां एक बात और याद कर लेनी है लास्ट, फिर अपना ये टॉपिक खत्म हो जाता है। आप बताएंगे कि भाई जो रुबिस्को होता है उसकी कंपेयर में पेप्केज मोर एक्टिव है और रुबिस्को लेस एक्टिव है। ठीक है? अर्थ पर रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है। यस और नो? अब आपको पता है कि यहां से पेप्केज क्या कर रहा है? इफेक्टिव पंपिंग कर रहा है। किसकी? तो बंडल शीथ सेल्स में CO2 का लेवल क्या होगा? तो भाई उसको अपने को जोड़ने के लिए रुबिस्को एंजाइम भी तो ज्यादा चाहिए होगा फिर, क्योंकि रुबिस्को उतना काम नहीं करता जितना पेप्केज करता है। तो बताइए, रुबिस्को लेस एक्टिव एज कंपेयर टू पेप्केज। इसका मतलब पेप्केज तो इफेक्टिव पंपिंग कर रहा है और उधर रुबिस्को अच्छे से काम, इसलिए क्लोरोप्लास्ट के नंबर ज्यादा और रुबिस्को की अमाउंट भी। आप बताइए कि रुबिस्को एंजाइम अर्थ पर लिविंग सिस्टम में बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है। एनसीईआरटी पेज नंबर 148 खोलेंगे आप, चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स। इस 148 नंबर पेज पे आप ऊपर ऊपर पहले पैराग्राफ की 3 लाइनें पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है बच्चे जो सिर्फ एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर होल बायोस्फीयर की आप बात करते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इनमें सबसे ज्यादा अमाउंट में जो एंजाइम प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, वो रुबिस्को है। लेकिन रुबिस्को का इतना अबंडेंट एंजाइम मतलब अमाउंट में होना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये एक लेस एक्टिव एंजाइम है। आप बताइए, आलसी है, धीरे काम करता है, लेकिन हमें तो काम ज्यादा करवाना है। तो बताइए, हम इसका आलस तो दूर कर नहीं सकते, इसकी लेजीनेस को तो दूर कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो नेचुरली ऐसा है। यस और नो? तो फिर हम क्या करते हैं? क्वांटिटी बढ़ा देते हैं ताकि वर्क एफिशिएंसी क्या हो जाए। इसलिए रुबिस्को इस अर्थ पर बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट एंजाइम काउंट होता है अब तक का। समझ रहे हैं बात या नहीं? कोई प्रॉब्लम यहां तक अच्छे से? तो डार्क रिएक्शंस कंप्लीट हो गई हैं आपकी। इनमें जो लास्ट कॉलम है पेज नंबर 221 पर क्वेश्चंस में, वो एग्जांपल्स का कॉलम है। आप बताएंगे कि मैंने कल भी आपसे बात करी थी कि मोस्टली जो C3 प्लांट्स होते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं? नहीं, C3 या C4? C3 डाइकोट्स या मोनोकोट्स? और C4 हुई थी अपनी ऐसी बात। लेकिन आप एक बात एक्सेप्शनली याद कर लीजिएगा कि एग्जांपल्स में C3 प्लांट में व्हीट और राइस को लिख लो आप, कि व्हीट एंड राइस आर मोनोकोट्स बट C3, व्हीट एंड राइस आर मोनोकोट्स बट
C3। तो वीट और राइस को लिख लो किसमें, बाकी C4 के एग्जाम्पल आप ले सकते हो, शुगर केन, मेज, समझ रहे बात या नहीं, सोरगम, ये सब किस में आएंगे, C4 में, क्योंकि रियल मोनोकोट प्लांट्स की बात चल रही है, तो मोनोकोट्स के आप एग्जाम्पल लिखिए तो आपको वो C4 ही याद करने हैं। क्लियर है बात या नहीं अच्छे से, यहां तो कोई प्रॉब्लम। अब देखो पेज पलटोगे तो टॉपिक शुरू होता है आपका फैक्टर्स, सही है बात या नहीं, लेकिन डार्क रिएक्शंस कंप्लीट हुई है तो मैं पहले कैम डिस्कस कर रहा हूं आपसे, उसके बाद हम आगे बच्चे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है कैम प्लांट्स के बारे में, ठीक है, और हम पढ़ने वाले हैं कैम पाथवे। आप बताइए इन प्लांट्स को, जो कैम पाथवे की बात कर रहे हैं, इनको हम कैम प्लांट्स की बात करते हैं कि कैम पाथवे फाउंड इन कैम प्लांट्स, इनको क्या सकुलेंट्स भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा आप। क्या कहते हैं, सकुलेंट्स क्या होते हैं कि भाई जो अपनी लीव्स को स्पाइंस में मॉडिफाई कर देते हैं, उनका स्टेम होता है वो फोटोसिंथेसिस का वर्क करता है। क्या आपने कैक्टस देखा है, कैक्टस को अगर आप देखेंगे ना ध्यान से तो आप ये पाएंगे ना स्ट्रक्चर, इस पे स्पाइंस दिखते हैं, यूं आपको दिखते हैं ना ये, तो आप बताइए कि ये जो स्पाइंस होते हैं ना, स्पाइंस ये है ना, ये बताइए मॉडिफाइड लीव्स हैं, लीव्स जो किसके में मॉडिफाई हो गई है, और ये जो ग्रीन कलर का स्टेम है ना, ये अब लीफ का काम करता है। आप कैक्टस देखना, जो जो दिख रहा है ना ग्रीन कलर का वो स्टेम है, और उस पे जो स्पाइंस हैं वो, ऐसा उन्होंने क्यों किया, ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि कैम प्लांट्स ड्राई कंडीशंस के प्लांट हैं, ड्राई कंडीशंस में वाटर लॉस क्या होता है, तो वाटर लॉस कम करने के लिए उन्होंने कहा कि हम ट्रांसपिरेशन कम करेंगे, तो उन्होंने लीव्स के नंबर भी क्या रखे, और उन्होंने क्या कर दिया बच्चे, स्पाइंस में मॉडिफाई कर दिया, और उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं स्टेम से काम करवाएंगे, लीफ वाला। समझ रहे हैं बात या नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूं, कैक्टस ड्राई एनवायरमेंट का प्लांट है, प्लांट ड्राई नहीं है। बच्चे क्या एक्चुअली इसको ऐसे याद कर लेते हैं कि ड्राई प्लांट, नहीं, एनवायरमेंट ड्राई है कैक्टस का, प्लांट ड्राई नहीं है। प्लांट तो अंदर से इतना गीला है बच्चे कि उसको तो हम यूज कर सकते हैं, उसका जो स्लाइम होता है अंदर का, जैसे एलोवेरा, उसे तो आप खुद अपनी ड्राइनेस दूर करने के लिए यूज कर रहे हो। नहीं समझ रहे आप मेरी बात, बोलो एनवायरमेंट ड्राई है, प्लांट नहीं। कारण उसका ये क्या है कि भाई आप बताइए कि जब भी किसी प्लांट को अपनी ड्राइनेस क्या करनी हो, वो म्यूकस स्टोर करता है, फाइकोकोलॉइड्स। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, यस और नो, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के सब्सटेंसेस जो वाटर को होल्ड करते हैं, और म्यूकस में ये एबिलिटी बहुत अच्छी है। इसलिए जब जब हम चाहते हैं कि ड्राइनेस लिविंग सिस्टम में, तो लिविंग सिस्टम के लिविंग स्ट्रक्चर में म्यूकस स्टोर हो जाती है। जैसे आप अपने बारे में सोच के देखो, क्या आपकी बॉडी अंदर से ड्राई है, नहीं है ना, आपने ऑर्गन पढ़ लिया आपकी बॉडी के अंदर, एनिमल सिस्टम के अंदर पढ़े ना, एनिमल फिजियोलॉजी में आपने स्किन पढ़ी, पढ़ी, आपने अंदर के ऑर्गन्स की जब वॉल की लेयर्स पढ़ी, म्यूकोसा लेयर आपको हर जगह मिली, म्यूकोस थी तो भी हो, म्यूकोसा लेयर क्यों मिली, क्योंकि वो ड्राइनेस क्या नहीं आने देती ज्यादा, क्यों, क्योंकि वो पानी को क्या करके रखते हैं, तो म्यूकस का नेचर है कि वाटर को क्या करेगा। और आप बताइए कैक्टस आप काट के देखना अंदर म्यूकस ही है, एलोवेरा काट के देखो अंदर क्या है, हाँ, तो वही म्यूकस इतना स्टोर ज्यादा क्यों किया, ताकि पानी को क्या किया जा सके, होल्ड करके रखा जा सके। तो बोलो प्लांट नहीं सूखा है, हाँ, तो ड्राई एनवायरनमेंट का प्लांट बता रहा हूं, समझ रहे हैं बात या नहीं। अब ये ऐसे प्लांट है जिनको ट्रांसपिरेशन रेट क्या रखनी है, समझ रहे हैं बात या नहीं, तो आप बताइए इनकी ट्रांसपिरेशन रेट कैसी है, बोलेंगे लो। अब लो ट्रांसपिरेशन रेट कैसे रखी इन्होंने, आप बताइए, बाय स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा क्या होते हैं, आप बताइए, ओपन ड्यूरिंग नाइट, ठीक है, और क्लोज ड्यूरिंग डे। जनरली स्टोमेटा जो हमने प्लांट्स के पढ़े, वो स्टोमेटा फोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं। कैसे, फोटो एक्टिव का मतलब है कि दिन में तो खुल जाते हैं और रात में, और स्कोटो एक्टिव का मतलब क्या है, रात में तो और दिन में,
क्योंकि दिन में बच्चे लाइट ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, वाटर लॉस, तो उसको क्या करना है, सप्रेस करना है, कम करना है कि भाई हमें वाटर लॉस ज्यादा नहीं करना है। तो इसलिए उन्होंने स्टोमेटा क्या कर लिया दिन में और रात को। क्लियर है बात या नहीं? अब इनमें वास्तव में फोटोसिंथेसिस होता कैसे, उसकी हम बात करते हैं। जैसे आप बताइए कि भाई ये कैम प्लांट की सेल है, यस और नो। इस कैम प्लांट की सेल में आप बताइए कि भाई इधर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मैं एक साइड में बना रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये इतनी छोटी है। आप बताइए वैक्यूल है, लार्ज सेंट्रल, है ना, बस आपको ये समझना। हाँ, 90% वॉल्यूम कैन ऑक्यूपाई बच्चे, ऐसे 90% आपने डाटा याद कर लिया, बस वही एग्जाम में क्वेश्चन आके तो गलत कर दोगे। कैन अप टू 90% तक हो सकता है, होता है ये जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो। तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आप याद करिए, और कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल। कैन, ऑलवेज नहीं बोला। इसका मतलब आपको ये याद करना है कि भाई 90% तक उसमें वॉल्यूम आ सकता है, हमेशा ही होगा ये जरूरी नहीं है। अब कब आ सकता है वो मैं आपको बताऊंगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, टर्जिडिटी ऑफ सेल्स पर। सही है? तो ये क्या है बच्चे, वैक्यूल। और वैक्यूल के साथ आपको यहां याद करना है क्लोरोप्लास्ट भी, कि एक सेल ऑर्गेनेल इनके पास क्या प्रेजेंट है। अब आप बताओ कि जो क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट में एक एंजाइम प्रेजेंट है, रुबिस्को। सही है? रुबिस्को चलाएगा क्या, और केल्विन साइकिल से बनेगा क्या। अब मुझे ये बताओ कि केल्विन साइकिल लाइट रिएक्शन है या डार्क रिएक्शन, दिन में चलेगा या रात में, बताइए। डार्क रिएक्शन दिन में चलेगा या रात में? ओनली डे टाइम, क्योंकि डार्क रिएक्शन को चलाने के लिए लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट एटीपी और NADPS2 लगेंगे। यस और नो? तो आप ये भी याद करेंगे कि यहाँ केल्विन साइकिल चलाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, NADPS2 और ATP की रिक्वायरमेंट है। यस और नो? जब ये अंदर काम आएंगे बच्चे लाइट रिएक्शन से बनकर, तो हम कहते हैं कि केल्विन साइकिल चलेगा। लेकिन केल्विन साइकिल को चलाने के लिए CO2 भी चाहिए। यस और नो? आप सोच के देखिए कि अगर हम यहां पर एग्जांपल लें कि भाई नाइट का टाइम है, कब का टाइम है, तो स्टोमेटा ओपन है, नाइट में स्टोमेटा ओपन होते हैं। अब स्टोमेटा ओपन है तो बताएंगे कि एटमॉस्फेरिक CO2 जो है वो अंदर जाएगी। जब एटमॉस्फेरिक CO2 अंदर जाएगी तो यहां रात को बताइए PEP इस CO2 को एक्सेप्ट करेगा और 4 कार्बन का कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाएगा एक एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसका नाम क्या है। क्योंकि आप ये समझो, नाइट में लाइट तो है ही नहीं, नाइट में तो ये वाली रिएक्शन रात को तो चल ही नहीं सकती। मतलब ये वाला प्रोसेस रुबिस्को एंजाइम वाला चल सकता है क्या? अगर रात को ये प्रोसेस नहीं चल सकता तो इसका मतलब रात को तो ग्लूकोज बना नहीं पाएंगे हम। तो हम क्या करेंगे, CO2 को अंदर लाएंगे, पेप्केज एंजाइम की हेल्प से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाएंगे, और इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करेंगे किसमें, 4 कार्बन के एसिड मैलिक एसिड में हाइड्रोजन का यूज करते हुए। यस और नो? और बताएंगे कि जो मैलिक एसिड है वो हम नाइट में बनाकर स्टोर करके रखेंगे कहां पर, पूछिए क्यों? क्योंकि जो सब्सटेंसेस सेल के लिए यूजफुल नहीं होते, बोले ऐसा, लेकिन फ्यूचर में कभी काम आ सकते हैं, उन सब को रखा जाता है वैक्यूल में। समझ रहे हैं बात या नहीं? आप याद रखेंगे ये बात कि भाई आज कोई मान लो मिनरल आ गया मेरे पास, उसकी अभी मुझे जरूरत, लेकिन फ्यूचर में जरूरत हो सकती है, तो कहां रखूं। मेरे पास पानी आ गया जरूरत से ज्यादा, अभी जरूरत नहीं है लेकिन फ्यूचर में जरूरत हो सकती है, कहां रखूं। एग्जैक्टली, एनसीईआरटी पेज नंबर 134 खोलो आप, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। 134, 134 पे हेडिंग है वैक्यूल। एनसीईआरटी पहली लाइन लिखती है कि वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन द साइटोप्लाज्म। फिर कह रहा है इट कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड। तो आप अदर मटेरियल्स में याद कर सकते हैं जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स। ये देखो ना
कैम प्लांट जो रात को एसिड बनाते हैं, रात को जो उस एसिड का रात को इनके पास कोई काम, तो वो साइटोप्लाज्म में एसिड को रख नहीं सकते। पूछो क्यों? क्योंकि अगर एसिड को साइटोप्लाज्म में रखेंगे तो वो H+ देगा, पीएच बिगाड़ देगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और वो चाहते हैं कि मैक्सिमम वर्क करें उनके साथ, मतलब एंजाइम। तो उसके लिए जरूरी क्या हो जाता है? जरूरी ये हो जाता है कि भाई जो H+ आयंस हैं वो एसिड्स यहाँ साइटोप्लाज्म में छोड़े, उससे बढ़िया है कि इसको वैक्यूल में डाल दो, क्योंकि अभी के लिए हमारे लिए काम का नहीं है, काम आएगा दिन में। तो रात को एसिड बनाया जाता है और वैक्यूल में स्टोर किया जाता है। सिंपल बात है, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, फुल नाइट यही काम चलता है, यही काम चलता है, तो इसे हम बोलेंगे एसिड एनाबॉलिज्म, क्योंकि एसिड का फॉर्मेशन मतलब एनाबॉलिज्म। तो हो जाएगा डे टाइम में एसिड एनाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे? क्लियर है बात या नहीं? फिर आप बताएंगे कि भाई जो मैलिक एसिड है, इस मैलिक एसिड को आप निकालेंगे बाहर ड्यूरिंग डे टाइम। कब? जब डे में लाइट होगी, लाइट होगी तो यहां लाइट रिएक्शन से एटीपी और NADPS2 बनेगा, यस और नो? तो डे में स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? क्लोज। अब जब स्टोमेटा क्लोज है तो बच्चे CO2 तो मिलेगी नहीं एटमॉस्फेयर से, लेकिन रुबिस्को को जैसे लाइट की प्रेजेंस में एटीपी और NADPS2 मिलने लगेगा, तो रुबिस्को कहेगा कि अब CO2 लाओ। CO2 लाओगे तो मैं क्या कर पाऊंगा? ग्लूकोज फॉर्मेशन। लेकिन CO2 तो आपके पास है नहीं, तो फिर आपको याद आएगा कि भाई रात को हमने ना CO2 से बना के क्या रखा था। तो ऐसा करते हैं कि एसिड को बाहर लाते हैं, एसिड को दोबारा कन्वर्ट करते हैं पाइरुविक एसिड में। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो यहां से क्या निकलेगी, और इस CO2 को क्या करेंगे हम, और फिर पाइरुविक एसिड से क्या बना लेंगे। तो इसका मतलब यहां 2 ATP खर्च करके PPD के एंजाइम की प्रेजेंस में आप फिर से PEP को बना लेंगे। इसका मतलब ये C4 पाथवे ही हो गया एक तरह से, लेकिन एक ही सेल में है, जिसका आधा हिस्सा रात को चलता है और आधा हिस्सा, मतलब मैलिक एसिड बनने तक तो रात को, और मैलिक एसिड से PEP बनना दिन में। सुबह नहीं, दिन में। सुबह इसका मतलब और मॉर्निंग, बस दोपहर में नहीं। बोलो, पूरा दिन यही काम चलता है। समझ रहे हैं बात या नहीं? और CO2 निकलती रहती है और केल्विन साइकिल चलता रहता है। लेकिन इसमें एसिड को हमने क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। तो आप बताएंगे कि ये पूरा प्रोसेस डे टाइम में हो जाता है एसिड का कैटाबॉलिज्म। क्या हो जाता है? किसका? तो डे में तो क्या हो गया? डे में हो गया कैटाबॉलिज्म, नाइट में हो गया एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। लेकिन किसका? एसिड का। तो बताइए, कैम में AM एसिड मेटाबॉलिज्म। बताइए, जो सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं इनकी फैमिली का नाम है बच्चे क्रेसुलेसी। क्या फैमिली है? जैसे सोलेनेसी, ओएसी, फैबेसी, क्रूसीफेरी, पढ़ते हो ना आप? यस और नो? वैसे ही एक फैमिली याद करो बच्चे, कौन सी? क्रेसुलेसी फैमिली। बोलो ऐसे। क्रेसुलेसी फैमिली में इंक्लूडेड है सक्युलेंट्स। C स्टैंड फॉर द क्रेसुलेशियन, फॉर द क्रेसुलेसी फैमिली, और एसिड मेटाबॉलिज्म। तो पूरा नाम हो जाता है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। नाइट में एसिड एनाबॉलिज्म, डे में एसिड कैटाबॉलिज्म, होल एसिड मेटाबॉलिज्म इन द members of the family Crassulaceae. So the pathway is Crassulacean acid metabolism. क्लियर है बात या नहीं? यस और नो? कोई प्रॉब्लम यहां तक? बढ़े आगे। इसमें ना एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चे का बनता है, पूछो क्या? हाँ बेटा। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, उसी पे मैं यही तो कह रहा हूँ कि बच्चा जब इसको पढ़ता है घर पे जाके तो उसको एक डाउट आता है। पूछो क्या? वो कहता है कि सर NADPS2 तो आप दिन में बनाते हो, तो नाइट में कहां से लाए? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आपको ये समझना है कि ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में चल रही है। कहां चल रही है? साइटोप्लाज्म में चल रही है। तो इसका मतलब ये जो NADS2 हमने यूज किया है ना बच्चे, ये आप बताओगे फ्रॉम साइटो। फिर बच्चा कहता है साइटोप्लाज्म में कहां से आया? बोलो ग्लाइकोलाइसिस से।
साइटोप्लाज्म में एक प्रोसेस चलता है जो NADH2 प्रोड्यूस करता है। इसलिए देखना, मैंने ना ध्यान रखा इस बात का कि फोटोसिंथेसिस पढ़ाते टाइम मैंने क्या लिखा, और रेस्पिरेशन में NADH2 बनता है, इसलिए मैंने यहाँ NADPH2 नहीं लिखा। क्या लिखा? हाँ, क्योंकि वो रेस्पिरेशन के ग्लाइकोलाइसिस का है। ठीक है बात या नहीं? दूसरा जो प्रॉब्लम आता है बच्चे के दिमाग में पढ़ते टाइम, बेटा क्या हो गया? हाँ बच्चे, तबीयत ठीक नहीं है? ध्यान देंगे इधर। दूसरा जो डाउट आता है बच्चे का वो ये कि सर क्या इसमें फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है? समझ रहे मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए, कैम प्लांट्स में निग्लिजिबल तो हमने C4 के लिए भी बोला है, C4 में भी एब्सेंट तो बताया ही नहीं, तो यहां भी आपको याद करना है कि निग्लिजिबल चांसेस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन फिर ये अपने चांसेस कम कैसे करता है, ये बात बोलो, अभी नहीं बताएंगे। ये बात हम करेंगे रेस्पिरेटरी क्योसेंट के टाइम पे, जब मैं RQ पढ़ाऊंगा ना आपको, तब बताऊंगा मैं ये बात कि कैम प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता, या नहीं होता तो या निग्लिजिबल है तो कैसे है। लेकिन अभी इसके बारे में कोई भी बात हम नहीं कर रहे। लेकिन आप ये याद रखना कि जैसे C4 के लिए आपने फोटो रेस्पिरेशन कहा कि नहीं होता, वैसे ही आपको बताना है कि यहां पर भी फोटो रेस्पिरेशन के चांसेस। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा सिर्फ उन बच्चों के दिमाग में जो इवोल्यूशन के साथ प्लांट को जोड़ेंगे। सबके दिमाग में नहीं आता ये क्वेश्चन, लेकिन वो बच्चे मुझसे जरूर पूछते हैं जो इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। जैसे आपने कहा सर C3 प्लांट से ज्यादा एडवांस कौन है, तो फिर कैम प्लांट क्या C4 से एडवांस है या C4 से नीचे और C3 से एडवांस है? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? आपको ये बताना है कि कैम प्लांट ना आपको C3 से एडवांस बताने हैं ना C4 से एडवांस बताने हैं। कैम प्लांट्स आर रिजल्ट ऑफ द पैरेलल इवोल्यूशन। मतलब एक अलग तीसरे टाइप का प्लांट डेवलप हो गया ड्राई कंडीशंस की वजह से, बेटरमेंट की वजह से नहीं, ड्राई कंडीशंस की वजह से। इसका मतलब इवोल्यूशन की जो सीरीज हम पढ़ रहे हैं उसमें तो हम C3 से C4 लाए हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन ये एक पैरेलल इवोल्यूशन है जिसमें ड्राई कंडीशंस के जो एनवायरमेंट, ड्राई एनवायरमेंट जो थे, उसमें एक अलग से प्लांट क्या हो गया, डेवलप हो गया। तो आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई जो कैम है वो C3 से एडवांस है या C4 से एडवांस, ये बताना ही नहीं आपको। आप तो बताओ, इधर तो इवोल्यूशन चल रहा था C3 से C4 वाला, और साथ में पैरेलल इवोल्यूशन में का रिजल्ट है कैम, ड्राई कंडीशंस के लिए। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से देखो, कैम भी हो गया। कोई डाउट हो तो पूछो, जो डाउट आने थे वो तो पहले क्लियर कर दिए मैंने। बस अभी हम बात करेंगे बच्चे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस की। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटो, यहां दो तरह के फैक्टर्स आपको याद करने हैं। आप बताइए एक्सटर्नल फैक्टर, या बताइए बच्चे एक्सट्रिंसिक, या बताइए एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें एनसीईआरटी ने हमें 4 फैक्टर पढ़ाए। फर्स्ट लाइट, सेकंड CO2, थर्ड टेम्परेचर, एंड फोर्थ वाटर। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? नंबर 2 पे जो है बच्चे वो है इंटरनल फैक्टर्स, या एनसीईआरटी से लिखती है प्लांट फैक्टर्स, जो प्लांट के खुद के फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसमें याद करिए लीफ साइज, अगर बड़ा होगा तो फोटोसिंथेसिस, छोटा होगा तो लीफ नंबर्स, ज्यादा होंगे तो फोटोसिंथेसिस, लीफ के नंबर कम तो फोटोसिंथेसिस, लीफ की एज, एज अगर ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस कम, बुढ़ापे में कम होगा ना काम। यंग लीव्स फोटोसिंथेसिस ज्यादा करते हैं बच्चे, न्यूली फॉर्म लीव्स ज्यादा करती हैं। अभी तक तो बोल रहे हैं कि नंबर ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा, साइज बड़ा तो फोटोसिंथेसिस बड़ा, तो एज ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा कम। समझ रहे हैं बात या नहीं? यही याद करेंगे ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। सही है, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ का मतलब है कि लीफ अर्थ के क्या है, पैरेलल, डाइकोट प्लांट्स।
और परपेंडिकुलर मोनोकॉट प्लांट, इनमें लाइट सीधी गिरती है। समझ रहे हैं बात या नहीं? इनमें ऑब्लिक। सही है। तीसरी, इसके बाद हम बात पढ़ रहे हैं, तो आप बताइए एनाटॉमी ऑफ लीफ। आप बताओ ना बच्चे कि C4 प्लांट की एनाटॉमी स्पेशल टाइप की ना, क्रेंज एनाटॉमी, उससे उनका प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाता है। और C3 प्लांट्स के अंदर तो आपको बताना है कि भाई बंडल शीट वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सिर्फ मीजोफिल ही फोटोसिंथेसिस करती हैं, तो वहां हाई लाइट इंटेंसिटी पर फोटो रेस्पिरेशन के चांसेस हो जाते हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो आपको याद करना है कि एनाटॉमी ऑफ लीफ ऑल्सो, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल की अमाउंट क्या है तो फोटोसिंथेसिस, और अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल कम तो फोटोसिंथेसिस। आप ना कभी ध्यान से लीफ को देखना, डाइकोट लीफ को, अर्थ के क्या होती है, अपर सरफेस ज्यादा हरी होती है। देखना ऊपर वाली लीफ की सरफेस चिकनी भी है, स्मूथ भी है ड्यू टू क्यूटिकल, और नीचे वाली रफ सरफेस है और कम हरी होती है। तो यहाँ लाइट ज्यादा गिरती है तो ऊपर वाले हिस्से में क्लोरोफिल की अमाउंट भी ज्यादा है, क्योंकि क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए लाइट का होना एप्रोप्रिएट अमाउंट पे होना जरूरी है। तो अपर सरफेस पे लाइट ज्यादा गिरती है तो बोलो अपर वाला हिस्सा जो है वो हरा भी ज्यादा होता है। नहीं क्या? बढ़े आगे, बोलो नंबर ऑफ स्टोमेटा। अगर स्टोमेटा के नंबर ज्यादा है तो CO2 अंदर ज्यादा आएगी, फोटोसिंथेसिस ज्यादा आएगा। लेकिन नंबर ऑफ स्टोमेटा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? नंबर ऑफ ओपन स्टोमेटा। नंबर ऑफ, भी आप सोचो एक लीफ में ना 100 स्टोमेटा है और एक लीफ में है 50। सही है? 50 में तो 40 खुले हैं और 100 में से 20 खुले हैं। बताओ फोटोसिंथेसिस ज्यादा किसमें होगा? बस। तो नंबर ऑफ स्टोमेटा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि नंबर ऑफ ओपन स्टोमेटा। नंबर ऑफ स्टोमेटा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? नंबर ऑफ ओपन स्टोमेटा। समझ रहे हैं बात या नहीं? इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, CO2 अगर ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस के चांसेस भी दिन में क्या हो जाते हैं। और लास्ट याद कर लो, स्टोर फूड। अगर स्टोर फूड की अमाउंट क्या होगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, और अगर स्टोर फूड की अमाउंट क्या होगी तो फोटोसिंथेसिस। इसको आप ऐसे समझो कि फोटोसिंथेसिस फूड प्रोडक्शन प्रोडक्शन का एक प्रोसेस है। आप मान लीजिए रूम लेके रहते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं और एक टाइम पे 4 रोटियां खाते हैं, कितनी? लेकिन आप सोच के देखो बच्चे, अगर आप रोटियां खुद बनाते हैं, खाना खुद बनाते हैं, और आज सुबह जब आपने खाना बनाया तो 6 रोटियां बन गई, तो कितनी खा गए, कितनी बची? तो रात को कितनी बनाओगे? बस, क्योंकि 2 ऑलरेडी पड़ी हैं तो प्रोडक्शन कम हो गया ना। अगर स्टोर फूड की अमाउंट ज्यादा है तो प्रोडक्शन अपने आप ही, और अगर स्टोर फूड की अमाउंट कम है तो प्रोडक्शन। क्लियर है बात या नहीं? लेकिन इंपॉर्टेंट एक चीज और भी है, पूछिए क्या? एनसीईआरटी ने इंटरनल फैक्टर तो ये सारे लिख दिए, इसमें से कुछ लिखे हैं कुछ नहीं लिखे, लेकिन मैंने आपको मैक्सिमम बता दिया कि क्या क्या हमको पढ़ने चाहिए। सही है बात या नहीं? लेकिन एनसीईआरटी बात लिखती है कि इंटरनल और द प्लांट फैक्टर्स आर डिपेंड ऑन, बोलो, ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट की ग्रोथ पर डिपेंड करते हैं, प्लांट की ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं। आप सोचो, अगर प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी है तो बोलो इंटरनल फैक्टर भी बहुत अच्छे हैं, और अगर ग्रोथ अच्छी तो इंटरनल फैक्टर भी अच्छे। सिंपल बात है ये तो। समझ रहे हैं बात या नहीं? लेकिन एनसीईआरटी ने साथ में एक बात और लिख दी कि डिपेंड्स ऑन जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। पहला पैराग्राफ है पेज नंबर 222 का, और लास्ट की 2 लाइनें हैं कि प्लांट और द इंटरनल फैक्टर्स आर डिपेंड्स ऑन द एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अब बच्चा कहता है ग्रोथ ऑफ प्लांट पे डिपेंड करते हैं, ये तो समझ में आ गया। ये जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन क्या है? इसको ऐसे समझो कि मान लो आप अपने घर पे लाए खाने के लिए एप्पल। क्या लाए? एप्पल आपने खाया, क्या निकले? सीड। उनको आपने सुखाया, सुखा के मिट्टी में लगाया, आम का पौधा उग गया है। अच्छा, एप्पल का सीड लगाया तो क्या उगेगा? एप्पल ही उगेगा। मैंगो। बस यही जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है। इसका मतलब ये हो गया कि जो सीड के अंदर एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो की सेल्स का जो जेनेटिक मटेरियल था
वो सारे वही कैरेक्टर लेके आएगा जो एप्पल प्लांट वाले हैं। ये आपके घर पे मान लो कोई पेड़ पौधा किसी फल का लगा हुआ है और उसमें अमाउंट ऑफ फ्रूट भी अच्छे आते हैं और फ्रूट मीठे भी बहुत है, तो आप उनके बीज संभाल के रखते हो, और आपके घर में कोई रिलेटिव आता है तो जाते टाइम उसको ये कहते हो ना कि सीड लेके जा भाई, याद रखेगा। नहीं समझ रहे मेरी बात? वो याद क्यों रखेगा? आप एक्चुअली दे उनको सीड रहे हैं, लेकिन अगर आप साइंस के अकॉर्डिंग सोचें तो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है, उस एम्ब्रियो के अंदर जो सेल्स है उनमें जेनेटिक मटेरियल, तो अल्टीमेटली आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल कर रहे हैं कि भाई ये जेनेटिक मटेरियल ये वाला लेके जा, इसके कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? यस और नो? तो ध्यान रखिएगा, मैं जो बात आपसे बोलना चाह रहा हूं उसका मतलब ये है बच्चे कि जब आप बात करते हैं जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन की, तो मैक्सिमम कैरेक्टर तो प्लांट के ऑलरेडी पहले से ही प्री डिसाइडेड हैं जेनेटिक मटेरियल की वजह से। तो इंटरनल फैक्टर्स आर डिपेंड्स ऑन, हाँ भी अगर जिस प्लांट के सीड को आपने लिया मिट्टी में लगाने के लिए, उसमें अगर बच्चे लीफ का वेनेशन रेटिकुलेट टाइप का है, तो इससे आगे जो सीड से नया प्लांट बनेगा तो उसमें क्या पैरेलल वेनेशन आ जाएगा? बस यही जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि जेनेटिक मटेरियल की वजह से ऑलरेडी जो प्लांट फैक्टर्स प्री डिसाइडेड हैं कि भाई ऐसे ही होंगे। एप्पल के सीड से एप्पल का पौधा ही बनेगा। समझ रहे हैं बात या नहीं? आप टमाटर का सीड अगर मिट्टी में लगाते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि टमाटर का कभी पेड़ बनेगा ना, प्लांट ही बनेगा, पौधा ही बनेगा, वो कभी पेड़ नहीं बने, ट्री नहीं बनने वाला, क्योंकि उसका नेचर ही नहीं है ट्री बनना। और वो कौन डिसाइड कर रहा है? उसका जेनेटिक मटेरियल। तो इन कैरेक्टर्स को हम नाम देंगे बच्चे कलेक्टिवली जेनेटिक प्री डिस्पोजिशंस। क्लियर है बात? यस और नो? तो ये बात हुई इंटरनल फैक्टर्स की। किसकी? लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की, किसकी बात करते हैं? तो आपको यहां याद करना है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है, बताइए गिवन बाय, ये साइंटिस्ट का नेम है बच्चे, और इसमें याद रखना है आपको कि ये जो लो दिया गया है वो कौन से फैक्टर्स के लिए दिया गया है? एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए। डार्क रिएक्शन के बारे में अगर आपसे को पूछ लेना कि पहली बार किसने बताया, आप बताना ब्लैकमैन ने। डार्क रिएक्शन के बारे में पहली बार किसने बताया? ब्लैकमैन ने, कि प्लांट्स में डार्क रिएक्शंस होती हैं, हाँ या ना? लेकिन ग्लूकोज फॉर्मेशन वाला प्रोसेस केल्विन साइकिल किसने बताया? मेल्विन केल्विन ने। तो आपको ये याद नहीं करना कि डार्क रिएक्शन मेल्विन केल्विन ने बताई, मेल्विन केल्विन ने केल्विन साइकिल समझाया। सही है बात या नहीं? ग्लूकोज फॉर्मेशन का पाथवे। लेकिन अगर डार्क रिएक्शन की बात आए तो आप बताइए डार्क रिएक्शन के बारे में पहली बार किसने बताया? ब्लैकमैन ने। क्लियर है बात? यस और नो? आगे बढ़े। यहां ध्यान रखने लायक बात है कि बच्चे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर गिवन बाय द ब्लैकमैन की हम जब बात कर रहे हैं तो एक बात का ख्याल रखिए। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई प्लांट है, मैं आपको लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर समझाता हूं। ये वो बात है बच्चे जो जल्दी प्लांट के बारे में क्या है बच्चों के दिमाग में घुसती नहीं है, लेकिन आप यहां हैं तो इस क्लास में है तो ये दिमाग से मतलब बात जो है बच्चे आपके निकलेगी नहीं कभी। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वास्तव में है क्या, उस पर आते हैं, अपने डिस्कस करते हैं कि वास्तव में होता गया लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, किसके बारे में बोला गया। क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर की बात आप यहां भी कर रहे हो और इकोलॉजी में भी कर रहे हो। समझ रहे हैं मेरी बात? एनवायरमेंटल फैक्टर्स की जब बात आती है ना लिमिट करने के लिए, तो लिमिटिंग फैक्टर की हम यहां भी बात कर रहे हैं और इकोलॉजी में भी बात कर रहे हैं। तो वास्तव में लिमिटिंग फैक्टर होते क्या है या कैसे काम करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मैं 3 एनवायरमेंटल फैक्टर का एग्जांपल लेकर आपको ये बात समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं लाइट का, एनवायरमेंटल है। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं CO2 का, एनवायरमेंटल है। और एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं वाटर का, जो कि प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, एनवायरमेंटल है। बच्चा कहता है सॉइल थोड़ी एनवायरमेंट है। समझ रहे हैं बात या नहीं? सॉइल भी हाँ एनवायरमेंट ही तो है। समझ रहे हैं? स्फीयर में ही आता है ये भी। समझ रहे हैं बात या नहीं? चलो, तो बताइए लाइट, CO2, वाटर आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, अब मुझे बताओ कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन फैक्टर में से किससे अफेक्ट हो रहा है? फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में ये तीनों लिखे गए हैं, तो बोलो तीनों से इफेक्ट हो रहा है, यस और नो? लेकिन फोटोसिंथेसिस डिपेंड किसी एक पर करता है एक टाइम पे। लाइट मत बोलो आप,
एक पर्टिकुलर टाइम में किसी एक फैक्टर पर रेट, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? आपको ये समझना है इफेक्ट सभी करते हैं, बोलो ऐसे, क्योंकि इनमें से अगर एक भी कम हो जाए तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। लेकिन रेट जो है वो पर्टिकुलर डिपेंड किसी एक टाइम में, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आपने रीड किया, स्टडी किया, तो आपने देखा कि वही किसी एक पे रेट क्या कर रही है, डिपेंड। बात आती है किस पे, समझ रहे हैं बात या नहीं? तो बच्चा क्या याद कर लेता उसको कि जो सबसे कम होगा, क्या याद कर लेता कि जो, नहीं सबसे कम नहीं होगा, ऐसे याद करना है अपने को। जैसे मान लीजिए मैंने इस प्लांट को लाइट दी 1 यूनिट, CO2 दी 2 यूनिट, वाटर दिया 3 यूनिट, ये प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अभी अगर मैं बच्चे से पूछूंगा भाई किस पे डिपेंड कर रहा है, बच्चा कहता है लाइट पे, क्योंकि ये सबसे कम है अभी के लिए। ठीक है, मान ली मैंने बात, लेकिन आपको फ्यूचर के लिए सबसे कम याद नहीं करना, समझ रहे हैं बात या नहीं? अब आपने कहा कि भाई जो लाइट है वो सबसे क्या है, कम है। अभी तो मैं आपको जनरली आपके हिसाब से समझा रहा हूं, फिर मैं ठीक कर दूंगा इस तोड़ फोड़ के सब चीजों को जो आपके दिमाग में चलती है, क्योंकि बच्चा सिंपल याद करता है, जो फैक्टर सबसे कम होता है वो, ऐसा नहीं याद करना है इसको। ठीक है बात या नहीं? बढ़े आगे। अब आप बताओगे जैसे ये क्या है, लाइट है। अब लाइट है तो लाइट को मैंने एक से क्या कर दिया, तो आप बताइए कि फोटोसिंथेटिक रेट क्या हो गई? बच्चा कहता है देखो मैंने कहा था लाइट पे डिपेंड करता है, मैं भी कह रहा हूं लाइट पे डिपेंड करता है। और लाइट जैसे मैंने एक से क्या करी, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ गया। फिर आप इसको 2 से क्या कर दो, 3, फोटोसिंथेटिक रेट नहीं बढ़ी बच्चे, क्योंकि लाइट बढ़ाने के साथ साथ CO2 कह रही है कि भाई मुझे भी तो बढ़ाओ। सही है बात या नहीं? इसका मतलब बोलो 2 CO2 और 3 वाटर के लिए, बोलो 2 CO2 और 3 वाटर के लिए 2 लाइट की ऑप्टिमम वैल्यू है। इसका मतलब जब लाइट ऑप्टिमम से क्या थी, सबसे कम नहीं। हाँ होगी ना ठीक बात, कि जो फैक्टर ऑप्टिमम से क्या था, रेट उस पर डिपेंड कर रही थी। और जैसे हमने इसको क्या किया, नहीं ऑप्टिमम किया, जैसे हमने इसको क्या किया, क्या किया, तो इसका मतलब कोई दूसरा फैक्टर ऑप्टिमम से, अब हमें वो चेक करना है कि दूसरा कौन कम हुआ, तो हमने क्या किया, CO2 को 2 से क्या कर दिया, तो फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ गई, तो हमने कहा कि ये ऑप्टिमम से कम हो गया था। और जैसे हमने इसको 3 से क्या किया, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर से नहीं बढ़ा। पूछो क्यों? क्योंकि 2 यूनिट लाइट और 3 यूनिट वाटर के लिए CO2 कितनी ऑप्टिमम है, तो इसका मतलब जब ये ऑप्टिमम किया तो ये ऑप्टिमम से कम हो गया, अवेलेबल वैल्यू ऑफ CO2 ऑप्टिमम से क्या हो गई, कम हो गई। अब जब हमने इन दोनों को क्या कर लिया, तो अवेलेबल वाटर इज ऑप्टिमम, ऑप्टिमम से कम हो गया। अब वाटर कहता है लाइट बढ़ा दी, CO2 बढ़ा दी, मेरे को जब तक बढ़ाओगे नहीं तो इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस करवाओगे? नहीं समझ रहे आप मेरी बात, कि लाइट अगर कंटिन्यूस क्या हो रही है, इंक्रीज, लाइट अगर कंटिन्यूस क्या हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन भी ज्यादा हो रहा है, तो भाई उनको बैलेंस करने के लिए मेरी भी तो जरूरत है, आप मुझे भी तो बढ़ाइए। हमने जैसे ही वाटर को 3 से क्या किया, क्या किया, और 4 से, तो 4 करते टाइम तो रेट बढ़ी, लेकिन 4 से 5 करते टाइम रेट, तो फिर देखो आप वाटर अब क्या हो गया, सही है बात या नहीं, यस और नो? तो अब आप बताओ, कहानी फिर वहीं आ गई, अब लाइट फिर ऑप्टिमम से कम हो गई। तो आज के बाद याद रखेंगे कि रेट हमेशा वही कंट्रोल करता है या उस पर डिपेंड करती है डायरेक्ट जो ऑप्टिमम से कम होता है। अब उसमें भी दो बातें हैं, ऑप्टिमम से कम होता है, क्या बोल रहे हैं, तो ऑप्टिमम से कम होने का मतलब ये हो गया कि दो फैक्टर एक साथ ऑप्टिमम से कम हो सकते हैं, दो फैक्टर एक साथ ऑप्टिमम से कम हो सकते हैं। आप सोचो, एक फैक्टर ए है और ए फैक्टर बी है, दो फैक्टर है ना यहां, ये इनकी कौन सी वैल्यू है, ऑप्टिमम। तो बताओ ए फैक्टर की वैल्यू ऑप्टिमम से कम यहां है अवेलेबल वैल्यू, और बी फैक्टर ऑप्टिमम से और भी कम है, बताओ रेट किससे डिपेंड करेगी, बी पर, जो ज्यादा कम होगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आज के बाद याद करिए कि व्हेन एनी बायोकेमिकल प्रोसेस, क्या फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है,
depends on more than one factors, then the rate of process depends on the factor which present at their suboptimum value. सब ऑप्टिमम, ऑप्टिमम से मतलब जो ऑप्टिमम से कम होगा ना बच्चे, वो क्या करेगा, रेट उसी पे डिपेंड करेगी। यस और नो? बताइए एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर बदल जाएं, बोलो ऐसे, तो फैक्टर भी बदल जाता है। और जिस फैक्टर पर रेट डिपेंड कर रही है ना डायरेक्ट, ऑप्टिमम से कम है और रेट उसी पे डिपेंड कर रही है, उसको मैं ऑप्टिमम की तरफ बढ़ाऊंगा तो रेट, ऑप्टिमम से कम करूंगा तो रेट, तो रेट डायरेक्ट डिपेंड्स ऑन दैट फैक्टर एंड दिस फैक्टर इज नोन एज लिमिटिंग फैक्टर, कि जो रेट को लिमिट कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो वो फैक्टर लिमिटिंग होता है जो ऑप्टिमम से कम होता है। इस फैक्टर की अगर अमाउंट को मैं कम करूं तो रेट कम, ज्यादा करूं तो रेट, तो रेट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ दिस फैक्टर। yes or no? This factor limit the rate of photosynthesis, so this is known as the, and this whole phenomena is known as एनसीईआरटी पेज नंबर 222। एनसीईआरटी ने इटैलिक करके लिखा है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को, इफ ए केमिकल प्रोसेस अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर्स देन द रेट, सही है, बाय द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स, it is a factor which directly सही है। और मैंने कहा एनवायरमेंटल कंडीशन अगर बदल जाती है तो लिमिटिंग फैक्टर भी बदल जाता है। इसको ऐसे समझो, एक C3 प्लांट है, जैसे आप अभी घर से क्लासरूम आए हैं, दोबारा क्लासरूम से घर जाएंगे, हॉस्टल जाएंगे, यस और नो? रास्ते में बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे आपको, इनमें मैक्सिमम प्लांट C3 है, मैक्सिमम प्लांट C3 है। बताओ तो एटमॉस्फेयर में ये जो अपने को जमीन पे पौधे दिख रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ जो दिख रहे हैं बच्चे, ये मैक्सिमम C3 प्लांट्स हैं, हाँ या ना? आप बताइए अगर एनवायरमेंटल कंडीशन सारी की सारी फेवरेबल कर दी जाए, लाइट प्रॉपर, हवा प्रॉपर, टेम्परेचर प्रॉपर, मॉइस्चर प्रॉपर, सब चीजें प्रॉपर है, तो एक C3 प्लांट के लिए एटमॉस्फेरिक CO2 हमेशा ऑलवेज लिमिटिंग होती है। अगर क्वेश्चन आता है इन ए क्लियर डे, इन ए क्लियर डे का मतलब है सारी बाकी सारे फैक्टर ऑप्टिमम चल रहे हैं, शानदार, CO2 इज ऑलवेज लिमिटिंग फॉर द C3 प्लांट। तो अभी साफ सुथरा दिन है, जैसे सनराइज हो गया, अभी सनराइज हो गया, बाहर रोशनी हो गई है ना, थोड़ा 10-12 बजे के आसपास में अगर आपको बच्चे लेके चलूं प्लांट्स के पास और मैं पूछूं कि इस प्लांट के लिए बताओ कौन लिमिटिंग, एग्जैक्टली आप बता देना CO2। लेकिन आप सोचो बच्चे, वहीं अगर बादल हो जाए तो उसी प्लांट के लिए लाइट लिमिटिंग हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और अगर बच्चे उस पौधे को पानी ना मिले ना लंबे टाइम तक, तो फिर उसके लिए वाटर लिमिटिंग हो जाएगा। बोलो एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज, लिमिटिंग फैक्टर चेंज। चलो डेंस फॉरेस्ट में चलते हैं, घना जंगल, डेंस फॉरेस्ट, बड़े बड़े पेड़, बड़े पेड़ों के लिए लिमिटिंग कौन, CO2। अरे बड़ा पेड़ है, लाइट तो मिल रही है ऊपर से, हाँ बड़ा पेड़ है, ऊपर से लाइट तो बड़े पेड़ को मिल ही रही है, तो उसके लिए लिमिटिंग कौन। लेकिन उस बड़े पेड़ की छाया में जो छोटा प्लांट उग रहा है उसके लिए लाइट लिमिटिंग है। मतलब बड़े पेड़ के लिए वही देखो क्या लिमिटिंग है, लेकिन उसकी छाया में उगने वाले छोटे प्लांट के लिए लाइट लिमिटिंग है। समझ पा रहे हैं बात को, यस और नो? चलो डेजर्ट में चलते हैं, रेत के टीलों में, बताओ क्या लिमिटिंग है। चलो पोलर एंड्स पे चलते हैं, टेम्परेचर इतना कम होता है कि बर्फ जम जाती है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? पानी में डूबा हुआ प्लांट, बोलो हाइड्रिला, बोलो वेलिस्नेरिया, जूस्टेरा, पानी के अंदर डूबे हुए हैं, जब ये डूबे हुए हैं सबमर्ज्ड हैं, सबमर्ज्ड हैं तो उनके लिए लिमिटिंग लाइट, क्योंकि प्रॉपर लाइट पेनिट्रेशन नहीं कर पाती पानी के अंदर, यस और नो? तो बोलो एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज, लिमिटिंग फैक्टर चेंज। तो क्या लिमिटिंग फैक्टर हमेशा फिक्स है? तो क्या रेट सब पे डिपेंड करती है? नहीं, सबसे अफेक्ट होती है, लेकिन एक टाइम पे डिपेंड किसी एक पे ही करती है, और उस पे करेगी जो ऑप्टिमम से कम होगा या मिनिमम वैल्यू के पास होगा। क्लियर है बात, यस और नो? अच्छे से बड़े आगे बच्चे,
यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो बता दो। हाँ जी, मतलब समझा नहीं मैं, क्या कह रही हैं आप? दब नहीं जाते हैं आप पहले तो इसको क्लियर करो, अपनी भाषा को ठीक करिए आप। बड़े पेड़ों की छाया में छोटे प्लांट उगते हैं, दबते नहीं है। तो इवॉल्व हुए हैं ना वो, ऐसे हो नहीं जाते, वैसे ही इवॉल्व हुए हैं। उन उन प्लांट्स के लिए लाइट हमेशा क्या रहेगी? लिमिटिंग। क्यों? क्योंकि वो बड़े पेड़ की छाया में ही उगे हैं हमेशा, हो जाते नहीं है, हो चुके हैं, उनका इवोल्यूशन हो गया है, और वो दबे नहीं है, है ना। उस प्लांट की छाया में उग रहा है वो, ये नहीं कि उस पेड़ ने उसको दबा दिया कि भाई तू तो छोटे रह। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो इवोल्यूशन में ऐसा हुआ है कि बड़े पेड़ों की छाया में छोटे प्लांट उगे हैं, इवोल्व हो चुके हैं, हुए हैं। अब इन दोनों पेड़ों की, प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो एक बड़े पेड़ के लिए CO2 लिमिटिंग है, लेकिन उसी बड़े पेड़ की छाया में उगने वाले छोटे प्लांट के लिए लाइट लिमिटिंग है। इवोल्व हो नहीं गए, हो चुके हैं। लिमिटिंग फैक्टर बच्चे नहीं लगा सकते, क्योंकि जब आप वैल्यू आप उनकी ऑप्टिमम से ज्यादा लेकर जाते हो तो सारे फैक्टर जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते रेट के लिए, कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हैं, जो कि आपको ट्रांसपोजिशन में जाके समझ में आएगा। तो आप जब ऊपर वाली वैल्यूज पे जाते हैं, मैक्सिमम वैल्यूज पर, कहां पर? मैक्सिमम। तो रेट लिमिट नहीं करनी, फिर तो एक्सेस अमाउंट हो गई ना बच्चे आपके पास। लिमिट कब है? हाँ, जब आपके पास अमाउंट जरूरत से क्या है, या जरूरत के आसपास है, तब लिमिट है। आप सोचो, रिसोर्सेज का यूज आप कम कब करेंगे? जब अमाउंट कम होगी या ज्यादा। बस, तो लिमिटिंग फैक्टर का लो उन्होंने उसके लिए दिया, मिनिमम वैल्यू के लिए। लाइट और टेम्परेचर को एक ही फैक्टर क्यों नहीं मानते? उसका मतलब है कि लाइट जो है बच्चे, उसमें एनर्जी है, जिससे हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? एक्साइट। आ गया ना समझ? हाँ, कोई बात नहीं, बढ़े आगे। यहां तो कोई प्रॉब्लम? बढ़े फिर। चलो फिर, अब सबसे पहले बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स में लाइट की। किसकी? लाइट की। शुरू करें? देखो बस, जब हम बच्चे लाइट की बात करते हैं, प्रॉपर लाइट की, समझ रहे हैं बात या नहीं? सीधे बैठेंगे बिल्कुल, फर्स्ट क्लास है, जैसा अभी फर्स्ट क्लास रहेगा वैसा ही चारों चलेंगी क्लास, है ना। अगर फर्स्ट में ही आलस आ गया तो फिर चारों क्लासेस आलस में दिखेगी नहीं। ठीक है। अगर आपको अंदर से कुछ लगे कि भाई मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो आप 7 बार अंदर ही अंदर बोल लीजिए कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक, अपने आप ही ठीक हो जाएंगे आप। हाँ, बच्चा क्या करता है कि थोड़ा सा भी अगर मायूस हो जाता है ना, तो अंदर से उसकी न्यूरॉन्स और उसका ब्रेन वैसा ही काम करने लग जाता है कि नहीं नहीं यार तू ठीक नहीं है। तो आप उसको फील करवाइए कि नहीं नहीं तू ठीक है, तो न्यूरॉन्स अपने आप ही अच्छा काम करना शुरू कर देती हैं और आप एक्टिव रहेंगे। और अपना स्पाइन सीधा रखिए, बिल्कुल लटकना नहीं है। तो बात कर रहे हैं लाइट की। किसकी? आप बताइए, इसके बारे में बहुत सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। जैसे मैंने कहा कि 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक फोटोसिंथेसिस होता है। इसे हम PAR कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। पता है ना आपको? यस और नो? और फिर इसमें हमने कहा कि विबग्योर होता है, 7 रंग, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। याद है? याद है ना सब? लेकिन इनसे आगे बढ़ते हैं, अब इतना तो बोलो हमने पढ़ ही लिया। हम अब इससे आगे की बात करते हैं, इससे आगे की बात करते हैं। तो आप बताइए कि एनसीईआरटी हमें क्या करती है कि लाइट के बारे में 3 प्रॉपर्टी लाइट की पढ़ाती है। बोलो। लाइट इंटेंसिटी, लाइट क्वालिटी। अब पता है जिसको एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? क्वालिटी। क्वालिटी वास्तव में है क्या? कलर, या फिर क्या बोल दो, वेवलेंथ। सही है। और ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर ऑफ लाइट ऑन द प्लांट। तो 3 प्रॉपर्टी लाइट की हमें बताई गई हैं। लाइट इंटेंसिटी, लाइट क्वालिटी, और लाइट। इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स। समझ रहे हैं बात या नहीं? कि कितने फोटोन प्लांट पर गिर रहे हैं, ये तो इंटेंसिटी है।
वेवलेंथ एनर्जी के साथ पढ़ते हैं हम, अगर आपको याद हो तो फिजिक्स पढ़ते टाइम आप ऐसे करके वेवलेंथ बनाते हो ना, ये वाले, यस और नो, ये वेवलेंथ है जिससे हम कलर भी डिसाइड करते हैं और एनर्जी लेवल भी। वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी, सही है, यस और नो। सी इक्वल टू 1/λ। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ जितनी ज्यादा है पेनिट्रेशन पावर उतनी कम है, वेवलेंथ जितनी कम है, हाँ, एनर्जी भी ज्यादा और पेनिट्रेशन पावर भी बहुत ज्यादा है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज की सबसे ज्यादा बताते हो आप। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो ऐसे आपको याद करना है कि भाई अलग अलग हमें इन्होंने क्या की, लाइट की प्रॉपर्टीज दी, लाइट, इंटेंसिटी, लाइट, क्वालिटी और ड्यूरेशन। अब क्वेश्चन आया मेरे पास कि विच वन लाइट फैक्टर, ध्यान से सुनिए और मुझे बताइएगा, विच वन लाइट फैक्टर नोट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, नोट affect the rate of photosynthesis। ऑप्शन सुनिए, लाइट इंटेंसिटी, लाइट क्वालिटी, वेवलेंथ और द कलर, ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर ऑफ लाइट ऑन द प्लांट, एंड नन ऑफ दीज। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूं, विच वन लाइट फैक्टर नोट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन सा लाइट फैक्टर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट, तीनों ऑप्शन ए ही है, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज है, आंसर बताइए। कितने लोग कहते हैं इंटेंसिटी नहीं करता रेट को अफेक्ट, 2 लोग, नहीं करता ही बोल रहा हूं, नहीं करता है, सही है, तो 2 लोग बोल रहे हैं इंटेंसिटी। कितने लोग कहते हैं कलर, वेवलेंथ, क्वालिटी, कोई भी नहीं, 1 2, ठीक है, ड्यूरेशन 1 2 3 4 5 5 6, ज्यादा हो गए, नन ऑफ दीज, मैक्सिमम क्लास नहीं। पहला तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से जिन्होंने लाइट इंटेंसिटी को कहा कि रेट पर इफेक्ट नहीं डालते, इफेक्ट नहीं डालता, अगर इफेक्ट नहीं डालता तो इफेक्टिंग फैक्टर कैसे है? अगर आप कह रहे हैं कि भाई लाइट की जो क्वालिटी है वो रेट को अफेक्ट, तो इफेक्टिंग फैक्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? अच्छा, ऑप्शन चूज करना था, यही तो है बच्चे, अगर ऑप्शन हम सही चूज करेंगे तभी तो +4 होगा, नहीं तो इस क्वेश्चन का आंसर है ड्यूरेशन, ठीक है, हाँ, ड्यूरेशन रेट को अफेक्ट नहीं करती, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है। ध्यान से क्वेश्चन सुनना था आपको कि विच वन लाइट फैक्टर नोट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट को कौन अफेक्ट नहीं करता, ड्यूरेशन, पूरे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है ड्यूरेशन। अब बच्चा कहता है कैसे, उसी पे आते हैं, अभी पढ़ाते हैं ना बेटा आपको, अभी बताते हैं, देख एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए सॉल्व करवा रहा हूं, इतना जोर लगा रहा हूं। करें शुरू? एक बात सुनना ध्यान से बच्चे, आप ना फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो आपको मल्टीपल फैक्टर्स याद करने होते हैं किसी प्रोसेस के लिए। आप एक बात दिमाग में रखिएगा, आपको फिजिक्स वाले भी बताते हैं, केमिस्ट्री वाले भी बताते हैं, मैं भी बता रहा हूँ, पूछें क्या, जब आप मल्टीपल फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर की स्टडी करते हैं, तो फैक्टर किसी को अफेक्ट करने वाले मल्टीपल हैं, लेकिन स्टडी किसी एक की कर रहे हैं, सही है बात या नहीं? बेटा क्लासरूम की ना घड़ी यहाँ भी चल रही है, आप यहाँ से भी टाइम देख सकते हैं, हाँ ये देखो ना, 1 घंटे 8 मिनट हो गए, 1 घंटे 35 मिनट की क्लास है अपनी, ठीक है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि आपको मल्टीपल फैक्टर्स जब एक ऑर्गेनिज्म पर या उसके प्रोसेस पर स्टडी करने होते हैं, मल्टीपल, उनमें से किसी एक फैक्टर की क्या करनी है, बाकी सारे कांस्टेंट करने होते हैं आपने, सही है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ इंटेंसिटी और क्वालिटी को कांस्टेंट करता हूं, मैं कहता हूं कि भाई 680 नैनोमीटर की लाइट और इसके 100 फोटोन, ये मैंने कांस्टेंट वैल्यू ले ली, एक लाइट की वैल्यू पर्टिकुलर, क्वालिटी भी डिसाइड कर ली, क्वांटिटी भी डिसाइड कर ली, मतलब इंटेंसिटी भी। अब मैं प्लांट पे लाइट गिराता हूं, मैंने क्या किया बच्चे, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 बजे तक लाइट गिराई, बताओ कितने घंटे? हाँ शाबाश, 1 से 2 1 घंटा है, 2 से 3 1 घंटा है, 3 से 4 1 घंटा है, 3 घंटे, सही है बात या नहीं? अब आप देखो बच्चे की फर्स्ट आवर में
इस प्लांट ने 100 ग्राम फूड बनाया 100 फोटोन और 680 नैनोमीटर के साथ। सेकंड आर में भी इसने और थर्ड आर में भी इसने, क्योंकि इंटेंसिटी और वेवलेंथ तो सेम ही चल रहा है ना, तो आप बताओ रेट क्या आएगी? बोलो 100 ग्राम पर आवर। हर जगह रेट यही चल रही है, हर जगह रेट यही चल रही है। चल रही है नहीं चल रही? यस और नो? अच्छे से चलूं आगे। अब ध्यान दो आप, अगर हम बात करेंगे रेट को ड्यूरेशन इफेक्ट, तो फिर बच्चा कहता है इफेक्टिंग फैक्टर में पढ़ा क्यों रहे हो? तो आप बताइए ना, टोटल प्रोडक्शन चेंज हो रहा है। ओवरऑल फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्शन फर्स्ट आवर में कितना था, तो 2 आवर्स में और 3 आवर्स में, तो प्रोडक्शन तो चेंज हो ही रहा है ना। क्या फोटोसिंथेसिस इफेक्ट हो रहा है? हाँ। क्या रेट इफेक्ट हो रही है? ना। समझ रहे हैं बात या नहीं? क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इफेक्ट हो रहा है? यस। क्या रेट इफेक्ट हो रही है? नहीं। क्लियर है बात या नहीं? अच्छे से। तो इसको आपको याद याद रखना है। ऐसे बढ़े आगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ आई बात या नहीं? और ये तीनों बातें एनसीईआरटी ने हमें पढ़ाई है। चलो ग्राफ की बात करते हैं अब एनसीईआरटी के। पेज नंबर 222 पे लाइट इंटेंसिटी का ग्राफ दिया एनसीईआरटी ने हमें, जिसमें एक्स एक्सिस पर तो रेट ऑफ और वाई एक्सिस पर लाइट इंटेंसिटी है। यस और नो? अच्छा, एक्स एक्सिस पे लाइट इंटेंसिटी है, ठीक है, जग रहे हो उसका मतलब नहीं। और वाई एक्सिस पर रेट ऑफ, सही है। और ग्राफ यूं ही बना हुआ है, सही है। हाँ बेटा, जीरो से शुरू किया इन्होंने, क्या एबीसीडी मार्किंग कर दी इसमें। ये इस रीजन को क्या बोला, यहां पर क्या लिखा, इधर क्या लिखा, इधर क्या लिखा, इधर क्या लिखा, ई। बोलो मैक्सिमम रेट, डी उस लाइट इंटेंसिटी पर, डी वो लाइट इंटेंसिटी है जिस पर ई मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मिलता है। बोलो वो ए और डी और ई, इनका आंसर तो बोलो हमें ग्राफ से मिल गया। एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, लाइट इंटेंसिटी, तो बोलो डी वो लाइट इंटेंसिटी है, ई जिसपे मैक्सिमम रेट आ रही है। हाँ या ना? अच्छे से। अब बात हमें बेसिकली करनी है कि ए बी और सी क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ए करें शुरू, ठीक है। आप बताइए कि जो ए है, कौन? ए रीजन रिप्रेजेंट करता है कि लाइट इज लिमिटिंग। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी क्या हो रही है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी तो बढ़ रहा है ना। लाइट इंटेंसिटी बढ़ने पर रेट, इंटेंसिटी बढ़ने पर रेट, इसका मतलब क्या हो गया है? हाँ, लाइट इज लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि लाइट के साथ साथ रेट बढ़ रही है। लेकिन सी वाले एरिया में देखो आप, लाइट जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं रेट बढ़, इसका मतलब रेट क्या कांस्टेंट हो गई है? यस और नो? बच्चे अगर यहां रेट क्या हो गई है, क्या हो गई है, कौन? तो इसका मतलब समझ रहे हो आप? बोलो अब अदर फैक्टर इज लिमिटिंग फैक्टर, लाइट लिमिटिंग नहीं है। भी आप सी को ये थोड़ी कह सकते हैं कि लाइट नॉट लिमिटिंग, आप तो ये कहेंगे ना कि अदर फैक्टर इज लिमिटिंग, कि अब लाइट लिमिटिंग नहीं है कोई। क्लियर है बात या नहीं? लेकिन बी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, समझ रहे हैं बात या नहीं? अब बी को ना बच्चा क्या ध्यान नहीं देता, ग्राफ में उन्होंने इस पॉइंट पे नहीं लिखा, इससे थोड़ा पहले लिखा है ना। बताओ ये ट्रांजिशन शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है? कि भाई अब लाइट तो क्या हो रही है, ऑप्टिमम। लाइट क्या हो रही है, और कोई अदर फैक्टर लिमिटिंग हो रहा है। मतलब अब रेट जो है वो लाइट पे नहीं, किसी और फैक्टर पे डिपेंड करेगी। तो बी उस ट्रांजिशन फेज को शो करता है जिस ट्रांजिशन फेज में तो लाइट क्या हो जाएगी, और कोई और दूसरा फैक्टर। आप सोचो अगर यहां पर मैं रेड कलर की लाइन से
रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ग्राफ को साथ साथ शो करता जाऊं और मैं कहूं कि अब रेट यूं गई, मतलब समझ रहे हो आप कि यहां तक तो रेट किस पे डिपेंड कर रही थी, इसके बाद लाइट के अलावा कोई और फैक्टर क्या हो गया, तो इसका मतलब अब जो रेट के ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा ना वो किसी और फैक्टर की वजह से जाएगा, लाइट की वजह से तो नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? तो बी उस ट्रांजिशन को शो करता है जहां लाइट क्या होगी, लाइट क्या होगी और कोई अदर फैक्टर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग, उस ट्रांजिशन फेज को शो कर रहा है कौन। क्लियर है बात या नहीं? कोई प्रॉब्लम? बढ़ूं आगे? यस और नो? एनसीईआरटी ने ये बात हमें लिख के भी दी है, जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको फैक्टर्स में लिखा हुआ मिलेगा कि एट लो लाइट इंटेंसिटीज, यस और नो, एट लो लाइट, एट लो लाइट CO2 fixation rate and intensity of light show a linear relationship। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि जैसे जैसे आप लाइट बढ़ाते जाओगे CO2 फिक्सेशन भी लो लाइट पे, और लो लाइट का मतलब है कि लाइट इज लिमिटिंग है बी से पहले पहले। लो लाइट तभी होगी ना जब आप ऑप्टिमम से क्या है, तभी तो लो है। तो एट लो लाइट, एट CO2 फिक्सेशन रेट एंड लाइट इंटेंसिटी शो ए लीनियर रिलेशनशिप। लाइट बढ़ाओ रेट बढ़ेगी, लाइट बढ़ाओ रेट बढ़ेगी, लाइट बढ़ाओ रेट बढ़, लेकिन ये सिर्फ ए वाले रीजन में ही पॉसिबल है, बी या सी वाले रीजन में नहीं, क्योंकि अब आप लाइट बढ़ाओगे तो रेट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अब तो लाइट नहीं कोई और फैक्टर बढ़ाओ भाई जो लिमिटिंग हो गया है। समझ पाए हैं बात को या नहीं? यस और नो? अच्छे से बढ़े आगे। तो एट लो लाइट इंटेंसिटीज CO2 फिक्सेशन एंड लाइट इंटेंसिटी शो ए लीनियर रिलेशनशिप। यहां तक प्रॉब्लम किसी को? और सुनना, एनसीईआरटी ने एक बात लिखी है कि जैसे मान लीजिए बच्चे की ये अर्थ है, क्या है, और ये सन, यस और नो, तो टोटल सनलाइट जो कि अर्थ पे आ रही है उसको 100% मानना है। बच्चा क्या मान के बैठ जाता है, एनसीईआरटी लिखती है टोटल सनलाइट का प्लांट मैक्सिमम 10% यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अब बच्चे को लगता है कि यार पूरे सन में से जो लाइट निकल रही है उसकी बात, यूनिवर्स के लिए बात नहीं हो रही, सिर्फ अर्थ के लिए बात हो रही है कि जो लाइट सन की कहां आ रही है उसमें से प्लांट यूज कितनी करता है, यूज करता है 1 से 2%। मैक्सिमम यूज कर कितनी सकता है? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यूज तो ज्यादा नहीं होती, यूज 1-2% ही होती है, लेकिन यूज कर कितनी सकता है मैक्सिमम? 10% यूज कर सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्या यूज वो 1-2% करता है? हाँ। मैक्सिमम क्या 1-2% ही कर सकता है ना? आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई आप रोज कितनी रोटियां खाते हो, बच्चा कहता है 2-3, सही है बात या नहीं? बेटियां वैसे भी कम ही खाने वाली होती हैं, नहीं? हाँ तो 3 मैक्सिमम। लेकिन अगर सोचो बच्चे, 2 बच्चों का मैं आपस में क्या करवा दूं, कॉम्पिटिशन, तो 5-7 भी खा सकते हैं। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो क्या मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी 2-3 की है? नहीं नहीं, हम खाते रेगुलर 2-3 है। तो वही बात, प्लांट्स लाइट जो यूज करते हैं वो 1-2% यूज करते हैं। क्या यूज इतनी कर सकते हैं? मैक्सिमम यूज 10% हो सकता है इस अर्थ पर टोटल सनलाइट का। इसका मतलब 90% लाइट तो अभी मेरे लिए फालतू है। तो इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि इस यूनिवर्स में, मतलब हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पर लाइट रेयरली लिमिटिंग फैक्टर होता है कुछ केसेस में। जैसे मैंने बताया कि छाया में उगने वाले प्लांट्स के लिए, पानी में डूबे हुए प्लांट्स के लिए लाइट लिमिटिंग होती है, लेकिन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के लिए रेयर ही कभी लाइट लिमिटिंग होगी, क्योंकि लाइट तो सफिशिएंट अमाउंट में ही है और जो बहुत ज्यादा है उससे भी, है ना? यस और नो? यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ बेटा। तो ट्रांजिशन फेज हो गई है। नहीं कर तो रही है, ये तो बात ठीक है आपकी, इस रीजन में बी पर डिपेंड तो कर रही है, मैं इस बात को मान रहा हूं कि लाइट पर डिपेंडेंट है। सही है बात या नहीं? लेकिन अब क्या प्योरली लाइट पर डिपेंडेंट है? नहीं। अब क्या होगा कि लाइट क्या होने वाली है, तो अपनी ऑप्टिमम वैल्यू के पास है, तो अब किसी और फैक्टर से आपको रेट बढ़ानी पड़ेगी। मतलब इस बी पॉइंट के बाद एक बार लाइट बढ़ने के बाद रेट बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद नहीं बढ़ेगी।
अफेक्ट करेगा। आप कोई ना कोई ट्रांजिशन फेज तो होगी ना किसी के लिए, लाइट लिमिटिंग नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात है, क्योंकि दूसरा फैक्टर काम करने लग गया। लेकिन आपको यह समझना है कि सी फैक्टर में, सी वाले रीजन में आते ही लाइट तो अब लिमिटिंग रही नहीं, अब कोई और फैक्टर लिमिटिंग हो गया। बेटा यहां पर डिफरेंस ये है कि अभी भी रेट लाइट पर डिपेंड, लेकिन यहां दो फैक्टर हो गए। अब इससे पहले प्योरली सिर्फ लाइट थी जिस पर ये डिपेंड कर रही थी। बी वाले रीजन में लाइट के साथ कोई दूसरा फैक्टर भी है, अब ट्रांजिशन फेज है ये, है ना। और सी में प्योरली कोई दूसरा फैक्टर है, लाइट है ही नहीं। क्लियर है। लेकिन अब बात क्या आती है कि भाई लाइट पर रेट डिपेंड नहीं कर रही, सुनते जाना ध्यान से। रेट सी वाले एरिया के अंदर रेट जो है लाइट पर डिपेंड, मैं लाइट धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, रेट क्या हो गई, क्या हमेशा कांस्टेंट रहेगी? बोलो ना ना, एक टाइम आएगा ग्राफ यूं नीचे गिरेगा। हाँ, एक टाइम आएगा कि ग्राफ, पूछो क्यों? क्योंकि जरूरत से ज्यादा लाइट गिरने पर क्लोरोफिल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्लोरोफिल टूट जाता है। समझ रहे हैं बात या नहीं? बोलो, ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल बियॉन्ड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। लाइट जैसे बियॉन्ड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आएगी तो ब्रेक डाउन हो जाएगा किसका, और रेट सडन डाउन आएगी। रेट, इसे कहते हैं सोलराइजेशन। क्या कहते हैं? एनसीईआरटी लिखती है 222 नंबर पेज पे, लास्ट में लिखा है इंक्रीज इन, फिर 223 पे आ जाओ, इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड ए पॉइंट कॉजिंग ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड रेट। हाँ, मतलब सी ग्राफ में हमेशा कांस्टेंट ही रहे ये रेट जरूरी नहीं है। एक टाइम के बाद बच्चों ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। क्यों गिरना शुरू हो जाएगा? हाँ, सोलराइजेशन हो जाएगा। करें शुरू? देखो बच्चों, ठीक है, अब अपनी बात कर रहे हैं बच्चे सोलराइजेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? बोलो, ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल किसकी वजह से? हाँ, बियॉन्ड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, तो क्या बोल देंगे? सोलराइजेशन। समझने की बात पर ध्यान देना। क्या होता है कि सोलराइजेशन ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल है, इसके दो कारण आपको पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है, बोलो, फोटो ऑक्सीडेशन, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज फ्रॉम द क्लोरोफिल इज फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन तो क्लोरोफिल से होना ही है, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन फोटो ऑक्सीडेशन से निकलते हैं उतने ही अगर वाटर बैलेंस कर दे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन निकल ज्यादा गए और वाटर ने बैलेंस कम किए तो फिर दिक्कत है। सही है। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, ये सही है। इस पे क्या गिर रही है? लाइट। मान लेता हूं 100 फोटॉन्स। इसमें से क्या निकल रहे हैं? मान लेते हैं कि 100 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कौन कर रहा है? वाटर। तो बताइए कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस भी कितने हुए, निकले कितने? फोटोन कितने गिरे, इलेक्ट्रॉन कितने निकले, उतने ही किसने बैलेंस कर दिया? ये नॉर्मल केस है कि ऐसा होता है, एक एग्जांपल ले लिया हमने। सही है बात या नहीं? लेकिन सोच के देखो बच्चों, पानी तो उतना ही है जितना था, लेकिन फोटोन 150 है। कितने हैं इलेक्ट्रॉन, निकलेंगे कितने, बैलेंस कितने होंगे? तो बताओ क्लोरोफिल बचेगा क्या? फिर लाइट बढ़ गई, पानी नहीं बढ़ा, तो एक्सेस फोटो ऑक्सीडेशन हो गया। इससे क्या हो गया? क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय, इसे कहेंगे सोलराइजेशन, है ना। तो क्लोरोफिल जल जाता है, क्लोरोफिल बर्न हो जाता है, क्लोरोफिल सड़ जाता है, क्लोरोफिल का ब्रेक डाउन हो जाता है। कुछ भी लिखा हुआ है, आपको दुखी होने की जरूरत, आपको सोलराइजेशन बोलना है बियॉन्ड ए पॉइंट, अगर लाइट प्लांट पर गिरती है तो। ठीक है। दूसरी बात याद करनी है, बोलो, फोटो इनहिबिशन।
इसमें भी क्या होता है कि क्या हो जाता है, सोलराइजेशन भी। वैसे आपको मैं क्लियर कर दूं कि जैसे एक बात है कि भाई छाले हो जाते हैं ना मुंह में, तो अगर छाले नहीं हुए तो मिर्ची आप खा लेते हो, लेकिन छाले हो गए तो कम मिर्ची भी ज्यादा लगती है। सही है बात या नहीं? बोलो अब पानी कम हो गया है तो जो ऑप्टिमम लाइट है वो भी जरूरत से ज्यादा लगने लग जाती है, यार गड़बड़ हो गई। इसको फोटो इनिबिशन कहते हैं। जैसे आप ऐसे समझो कि अपने पास एक क्लोरोफिल ए है, हाँ या ना, इस पर फोटोन कितने गिर रहे हैं? बोलो 100 ही गिरने चाहिए थे और 100 गिर रहे हैं। हमने एग्जाम्पल यही मान बेसिक सेट किया है। इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं? 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। सही है बात या नहीं? और इधर से बैलेंस कितने होने चाहिए थे? 100 वाटर से इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए थे। लेकिन आप सोचो बच्चे की जो वाटर है ना, वाटर वो क्या हो गया है? बोलो ड्राई कंडीशंस हो गई हैं। ये कहता है कि यार 50 ही इलेक्ट्रॉन दे पाऊंगा, 100 वाला तो पानी नहीं है। तो क्या लाइट बढ़ी? लाइट तो जो हमने बेसिक सेट किया एग्जांपल वही है ना। तो क्या लाइट इंक्रीज हुई? लेकिन फिर भी उसको बच्चे ऑप्टिमम लाइट भी ज्यादा लगने लग गई। पूछो क्यों? क्योंकि पानी कम है। इसे फोटो इनिबिशन कहते हैं। तो बेसिकली आपको हाई लाइट इंटेंसिटी से क्लोरोफिल को बचाना है। क्या करना है? हाई लाइट इंटेंसिटी से क्लोरोफिल को बचाना है। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से बढ़ू आगे? यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ बेटा। मैंने यही आपसे कहा था, बहुत बढ़िया से बोला था। मैंने कहा कंडीशंस ड्राई हैं, प्लांट नहीं है। यही बात मुझे बोलनी थी बच्चे, इसलिए मैं पहले ये बात समझा के गया। मैंने कहा मेरा एनवायरमेंट ड्राई है, मैं ड्राई नहीं हूं। मैं ड्राई एनवायरमेंट का प्लांट हूं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए तो जितना वाटर यूज करना उतना कर ही रहा हूं। मैंने तो बस मेरा लॉस ऑफ वाटर कम किया है। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो एनवायरमेंट ड्राई है, प्लांट ड्राई नहीं है। भूल गई ना आप इस बात को? कोई बात नहीं, बादाम खाया करो। चले आगे। हाँ बेटा। बिल्कुल। वैसे बादाम खाने से याददाश्त बढ़ती तो हर घर में बादाम का पेड़ होता। प्रैक्टिस से बढ़ती है। तो प्रैक्टिस करनी है हमें बढ़िया से, नहीं? हाँ, और आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस, थ्योरी नहीं। थ्योरी तो मेरे साथ पढ़ो ना, मैं ही पढ़ा देता हूँ सारी एनसीईआरटी आपको। सारा आपका स्टडी पैकेज का जो है अकेडमी का मॉड्यूल है आपके पास, वो सारी की सारी बातें मैं आपको सारी कवर करवा देता हूँ। तो फिर बचा क्या? हाँ, उनको सॉल्व करना है और जो डाउट्स आएंगे वो मुझसे पूछेंगे आप। अब अगर मेरे को आपको पेपर मतलब तैयार करवाना हो बच्चे टॉपिक, तो मैं क्या करता हूँ? हर 21 दिन में पेपर लेता हूँ, हर 15 दिन में पेपर लेता हूँ। एज ए टीचर अगर मेरे से बात करो आप, तो मैं क्या करता हूँ आपसे, ये आप बुला के आपको पूछता हूँ कि थ्योरी याद है क्या? बता फलाने पेज नंबर पे क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा। नहीं पूछते ना? क्या पूछते हैं आपसे? क्वेश्चंस। नीट के एग्जाम में भी क्या आएगा? तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? बस वही बात है। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो डायरेक्शन गलत नहीं जाना है अपने को, थ्योरी कम करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाँ, क्योंकि मैंने कौन सा बोर्ड का एग्जाम देना है, मैं तो रिपीटर हूँ। सही है बात या नहीं? यहां तक प्रॉब्लम? बढ़ू आगे? सोलराइजेशन क्लियर है? तो बेसिकली मुझे क्लोरोफिल को बचा के रखना है। बोलो, क्लोरोफिल को बचा के रखना है कि भाई अगर जरूरत से ज्यादा क्या गिर गई तो फिर मरेंगे। यस और नो? अब आपको बताना है कि 3 प्लांट है अपने पास। बोलो, प्लांट ए, प्लांट बी और प्लांट सी। कितने प्लांट? सॉरी, कितने प्लांट हैं? 3। अब आप बताइए कि तीनों की मीजोफिल सेल्स हैं ये। प्लांट ए की मीजोफिल सेल, प्लांट बी की मीजोफिल सेल और प्लांट सी की मीजोफिल सेल। तो तीनों में ये मीजोफिल्स हैं। मीजोफिल, मीजोफिल और मीजोफिल। ठीक है? तीनों में बोलो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब तीनों पे लाइट आ रही है अलग अलग। बताओ, प्लांट ए पे तो है लो लाइट इंटेंसिटी। बोलो ऐसे, लो लाइट है। प्लांट बी पे बोलो हाई लाइट है। प्लांट सी पे बोलो ऑप्टिमम लाइट है। हाँ, किसी ने मॉडरेट बोला तो वो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्टिमम ज्यादा बेस्ट है। तो बोलो हाई लाइट है, लो लाइट है, ऑप्टिमम है। अलग अलग प्लांट हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं ग्रो करते हैं लो लाइट पे, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो ग्रो करते हैं हाई लाइट पे, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो ग्रो करते हैं ऑप्टिमम लाइट पे। सही है? तीनों में क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन अलग अलग होगी। बोलो अगर लो लाइट है ना,
तो क्लोरोप्लास्ट जो कि वास्तव में जिनके अंदर फ्लैटन स्ट्रक्चर्स होती हैं, आप ऐसे समझ के देखो कि जैसे मैं आपको समझाऊं कि भाई ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड संयुग, लाइट इंटेंसिटी क्या है, कम, तो ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो क्लोरोप्लास्ट फॉलिंग लाइट के परपेंडिकुलर हो जाता है। इसे क्लोरोप्लास्ट की एपिस्ट्रोफ कंडीशन कहा जाता है। कौन सी कंडीशन? एपिस्ट्रोफ कंडीशन कहा जाता है। कौन सी कंडीशन? एपिस्ट्रोफ। समझ रहे हैं बात या नहीं? क्लोरोप्लास्ट की कौन सी कंडीशन बोलेंगे? एपिस्ट्रोफ कंडीशन। समझ रहे हैं बात? आपके स्टडी पैकेज में डायग्राम इसका है नहीं, लेकिन लिखा हुआ मिलेगा। हाँ, एपिस्ट्रोफ, क्लोरोप्लास्ट जब क्या हो जाए? परपेंडिकुलर। सही है। अब आप सोचो लाइट इंटेंसिटी क्या है? हाई लाइट इंटेंसिटी होने का मतलब समझ रहे हो? सरफेस एरिया कम करना है। सरफेस एरिया कम करना है तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो फॉलिंग लाइट के एक्स्ट्रा लाइट साइड में निकल जाएगी, सरफेस एरिया कम। सही है। इसे पैरास्ट्रोफ कंडीशन कहते हैं। कौन सी? और अगर ऑप्टिमम लाइट हो तो बोलो जैसे मर्जी बैठे रहो यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, मस्त। ये है एपोस्ट्रोफ कंडीशन। एपी पैरा एपो, बोलो स्ट्रोफ कंडीशन। तो हाई लाइट इंटेंसिटीज पर पैरेलल, हाँ, और लो लाइट इंटेंसिटी पर एग्जैक्टली exactly. और ऑप्टिमम लाइट पर एनसीईआरटी पेज नंबर 209 खोलो आप। 209 देखो, कहीं कुछ मेंशन करवाया था क्या मैंने? हाँ, याद करो ना। आपको तो याद नहीं, मेरे को तो याद भी है कि मैंने छुड़वाई थी एक लाइन, है ना? तो वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस हेडिंग थी इसके सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में। दो, एक क्वेश्चन में दो बातें पूछी उन्होंने कहा क्लोरोप्लास्ट कब पैरेलल और कब परपेंडिकुलर होते हैं। तो आज बता सकते हो, लो लाइट इंटेंसिटी पर तो परपेंडिकुलर होते हैं और हाई लाइट इंटेंसिटीज पर पैरेलल होते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल को बचाना है। और मैंने एक बात और बोली थी, बोला मैं जब ये ग्राफ पढ़ाऊंगा तब ये बताऊंगा, और आज ग्राफ पढ़ा रहा हूं और बता भी रहा हूं, लेकिन आपको तो याद भी नहीं रहा। कोई बात नहीं बच्चे, मेरा काम यही है, मैं आपको याद करवा के बताऊंगा कि भाई ये छुड़वाया था, देखो अब बता रहा हूं। क्लियर है बात या नहीं? अब आप याद करो, फोटोसिंथेटिक यूनिट्स कौन होती हैं? बोलो क्वांटासोम्स। अच्छा एक बात सोचो, अगर अपने ये जो रूम है इसके सारे पर्दे हम लगा दें, लाइटें मैं ऑफ कर दूं, तो अंदर लाइट कम आएगी या ज्यादा? कम आएगी। और मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कहूं तो कैसे पढ़ोगे? आंखें फाड़ के। आइरिस का साइज पढ़ा है आपने? आई में लाइट कम होती है तो आइरिस का साइज बढ़ जाता है ताकि ज्यादा लाइट अंदर जाए। लाइट तेज होती है तो आइरिस का साइज छोटा हो जाता है ताकि अंदर लाइट कम जाए और पिगमेंट्स बचे रहे। होता है ऐसा। आइरिस मसल्स कंट्रोल करती है ना, साइज छोटा बड़ा होता रहता है हमारा, है ना? अरे हाँ ना तो बोलो पक्का। ऐसे बोलो, प्लांट की आंखें फोटोसिंथेसिस के लिए होते हैं क्वांटासोम, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स। बोलो जब लाइट इंटेंसिटी क्या होगी? कम, तो क्वांटासोम का साइज बड़ा होगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा रखना है उसने। सरफेस एरिया ज्यादा रखना है ताकि ज्यादा लाइट क्या कर पाए। लेकिन जब हाई लाइट इंटेंसिटी होगी तो, है ना? और जब ऑप्टिमम लाइट होगी तो मीडियम साइज, ना छोटा ना बीच का सा रहेगा, है ना? इसलिए आपको मैं बताऊं, छाया में उगने वाले प्लांट जो होते हैं वो ज्यादा हरे होते हैं। बच्चे कहते हैं कि सर जो प्लांट छाया में उगता है ना वो ज्यादा डार्क ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन होने का कारण क्या है? तो अब बता सकते हो आप। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? क्योंकि उसमें क्वांटासोम के नंबर क्या होते हैं। हाँ, तो अगर आपको एक दो पेड़ मतलब पौधे दिए जाए, एक बड़ा पेड़ उसकी छाया में उगने वाला छोटा पौधा, और पूछा जाए दोनों में क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन, तो बता दोगे? और अगर पूछा जाए क्वांटासोम का साइज, तो बता दोगे? बस फिर हो गया। देखो आपका लाइट के बारे में सारी बातें, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? चलो एक लास्ट बात बताता हूँ लाइट से रिलेटेड, फिर CO2 की तरफ बढ़ेंगे अपने। करें शुरू? जैसे ना एक प्लांट है अपने पास, ये है ना, ये प्लांट। इस प्लांट पर अगर बच्चे क्या आ रही है? लाइट आ रही है, और लाइट की वेवलेंथ मान लो 660 नैनोमीटर, 660 नैनोमीटर। तो ये वेवलेंथ कौन सी लाइट की है? बोलो रेड लाइट की।
क्योंकि 400 से शुरू करते हैं, 700 के आसपास आते हैं तो रेड लाइट की वेवलेंथ है ये। तो मैं 400 से इंक्रीज करता जा रहा था, कहां तक आ गया, मतलब कौन सी वेवलेंथ में, रेड लाइट की वेवलेंथ है ये। बताओ प्लांट में फोटोसिंथेसिस चल रहा है या नहीं, पक्का। इसको मैं 660 से करता हूं 670, चलेगा, पक्का। इसको मैं 670 से करता हूं 680, चलेगा, मैक्सिमम चलेगा। यहां पर भी और यहां पर भी, यस और नो। लेकिन अगर मैं इसको 680 से कर दूं 690 नैनोमीटर, अब बताओ, अब भी चलेगा, ज्यादा चलेगा कम हो जाएगा। अच्छा, कम होने का कारण बताओ। PS2 काम नॉन साइक्लिक चलेगा, नहीं सिर्फ साइक्लिक चलेगा, तो फोटोसिंथेटिक रेट सडन क्या हो जाएगी। तो बताइए, अगर हम रेट किसकी, रेड लाइट की, किसकी, रेड लाइट की कंटिन्यू वेवलेंथ क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज, 660, 670, 680, यस और नो, यस और नो। तो आपको क्या करना है कि लगातार रेड लाइट की वेवलेंथ बढ़ाते रहने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, लेकिन फिर सडन कम हो जाएगा, किसकी वेवलेंथ बढ़ाने से। ये रेड ड्रॉप इफेक्ट है। ड्रॉप मतलब, और रेड मतलब, तो रेड वेवलेंथ की वजह से जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज्यादा लाइट आने पर रेट डाउन हो जाती है, तो रेड ड्रॉप, ठीक है। लेकिन सोचो अगर ये प्लांट पर लाइट आ ही रही है और साथ में मैं क्या कर दूं, एक लाइट और अलग से दे दूं, अब बताओ, बोलो रेट फिर से बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं इमर्सन एनहेंसिंग इफेक्ट। इमर्सन एनहेंसिंग इफेक्ट, बोलो ड्यूरिंग रेड ड्रॉप, व्हेन ए लॉन्ग वेवलेंथ fall on the plant, yes or no, but a short wavelength also fall on the plant along with long wavelength। मतलब लॉन्ग तो आ ही रही है, साथ में क्या आ गई, तो रेट फिर से क्या हो जाएगी, लॉन्ग वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज्यादा होती रेट डाउन, तो रेड ड्रॉप, सही है। लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ के साथ एक शॉर्ट वेवलेंथ देने पर रेट फिर से, यस और नो। इसे कहेंगे इमर्सन एनहेंसिंग इफेक्ट। क्या बोलेंगे, उन्होंने ये बताया कि प्लांट में दो तरह के पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं, एक वो जो बड़ी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और दूसरे वो जो छोटी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। तो प्लांट में दो फोटो सिस्टम काम करते हैं, ये किसने बताया, इमर्सन ने, किसने बताया। लेकिन वो फोटो सिस्टम काम करते कैसे हैं, ये आर्नन ने बताया। आर्नन, ARNON, आर्नन नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि पिगमेंट सिस्टम वास्तव में काम करते कैसे हैं, यस और नो। और इमर्सन ने बताया कि दो पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं। क्लियर, प्रॉब्लम, पक्का। तो कल आएंगे तो CO2 से पढ़ना शुरू करेंगे। 20 मिनट में टॉपिक हो जाएगा आपका फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इन प्लांट शुरू करेंगे बच्चे।